चलो बिजनेस कॉम्बिनेशन रिवाइज कर लेते हैं अपन। देखो इस बार आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये पढ़ाने के बाद डाउट आएगा कि इस बार बिजनेस कॉम्बिनेशन आएगा कि सीएफएस आएगा, वो मैं पहले ही बता देता हूँ, कोई क्लैरिटी नहीं है इस बार क्या आएगा। ठीक है, इस बार कुछ फिक्स नहीं है। पिछली बार मुझे पता था कि सीएफएस आएगा तो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि वो पास्ट एनालिसिस से पता चल जाता है। पर इस बार ऐसा फिक्स नहीं है, हो सकता है बिजनेस कॉम्बिनेशन भी आ जाए और हो सकता है सीएफएस भी आ जाए, हो सकता है दोनों ना आके इस बार शेड्यूल 3 बैलेंस शीट करेक्ट करने का क्वेश्चन आ जाए, जो कि बहुत टाइम से नहीं आया है। ठीक है, सिर्फ 1 या 2 बार एग्जाम में आया हुआ है वो, उसके बाद से कभी नहीं आया है। एनालिसिस ऑफ एफएस वाला जो चैप्टर है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर आपको मेरे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी मेरा क्वेश्चन बैंक रेफर कर रहे हैं उसको वो वाले क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर के स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो वो 3 क्वेश्चन देख लेना, इस बार हो सकता है वो मिल जाए आपको, चांसेस ज़्यादा उसी के हैं। ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा उसके हैं बड़ा क्वेश्चन आने के, वो नहीं आता तो फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस में कोई सा भी आ सकता है, तो दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देके रखनी है इस बार। तो मैं आपको बता देता हूँ बिजनेस कॉम्बिनेशन में कैसे करना है। बिजनेस कॉम्बिनेशन में अब आपको इसमें नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, डिटेल्ड नॉलेज चाहिए तो डिटेल्ड वाला वीडियो सुनो। यहाँ पे मैं एग्जाम में अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव वाली चीज़ें बताऊंगा सिर्फ आप लोगों को। अब देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन की आप अकाउंटिंग कैसे करने वाले हो, एक्विजिशन मेथड से। देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग आप करते हो जिस दिन आप पहली बार कंपनी खरीदते हो, डे वन पर 103 लगता है, और ईयर एंड पे फिर बाद में जब भी सीएफएस बनाओगे तो 110 के अकॉर्डिंग बनाते हुए मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसमें पहला स्टेप होता है एक्वायरर पता कर लो, जो कंपनी को खरीद रहा है कौन है, बंदा जो खरीद रहा है, यानी जो पीसी पे कर रहा है वो एक तरीके से एक्वायरर होता है जो कंट्रोल ले रहा है। सेकंड स्टेप डेट ऑफ एक्विजिशन पता कर लो, यानी जिस दिन आपके पास कंट्रोल आया सामने वाले का आपके पास कंट्रोल कब आता है, जब आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाता है। जब गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाता है उस दिन आप ये मान लेते हो कि एक्विजिशन डेट है, आपके पास कंट्रोल आ चुका है। थर्ड स्टेप में आप पीसी पता करते हो, पीसी कितना दे रहे हो आप। तो पीसी कैसे पता किया जाएगा, पीसी का मतलब है जो भी अमाउंट आप सामने वाली कंपनी के ओनर्स को दे रहे हो, ओनर्स यानी उसके शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, वो आप अमाउंट आप पता करते हो फेयर वैल्यू पर, एक्विजिशन डेट पर। एक्विजिशन डेट पे हम फेयर वैल्यू पे पता करते हैं। तो पीसी में देखो कुछ आइटम्स आते हैं, वो ध्यान रख लो क्या क्या आइटम आएंगे। तो आप कैश में पे कर सकते हो, या मेरे पास कोई एसेट है वो मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, फेयर वैल्यू उसकी ले लूंगा, या मैं कोई इक्विटी शेयर अपने इशू करके दे रहा हूँ वो ले लूंगा, कोई डिवेंचर इशू करके दे रहा हूँ वो ले लूंगा, इन सब की फेयर वैल्यू लेंगे। कोई मैं डेफर्ड कंसिडरेशन दूंगा, मान लो मैंने बोला 2 साल बाद 10 करोड़ और दूंगा तो उसको पीवी पर ले लूंगा। कोई कंटीजेंट कंसिडरेशन देने की बात करी, मैंने बोला 2 साल बाद 10 करोड़ और दूंगा लेकिन एक कंडीशन लगा दी, तो ये होगा कंटीजेंट कंसिडरेशन, तो इसको आज के दिन की फेयर वैल्यू पे ले लूंगा। इसके अलावा कोई ईसॉप है प्री कॉम्बिनेशन पीरियड से रिलेटेड, रिप्लेसमेंट अवार्ड के केस में उनकी फेयर वैल्यू लूंगा, वो कैसे लेंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो ये होगा आपका टोटल पीसी। अब डेफर्ड कंसिडरेशन देखो इसमें है ना, ये सब चीज़ें तो आप आसानी से जानते हो। अब डेफर्ड कंसिडरेशन का कैसे ट्रीटमेंट करोगे वो देख लो। इनिशियली तो आप डेफर्ड कंसिडरेशन फ्यूचर में जो भी पे करने वाले हो उसको पीवी कर लो और पीसी का पार्ट मान लो। एट ईच ईयर एंड आप डेफर्ड कंसिडरेशन आपको फ्यूचर में एक तरीके से पे करना, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है जिसको आप एसीए मेथड से रिकॉर्ड करते जाओगे, कुछ स्पेशल है नहीं इसमें। इसके बाद देखो कंटीजेंट कंसिडरेशन का ट्रीटमेंट, इनिशियली आप इसे फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी। क्वेश्चन में फेयर वैल्यू कंटीजेंट कंसिडरेशन की गिवन नहीं है तो आप ये मान लोगे इसकी फेयर वैल्यू 0 है, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई आपको बात। एट ईच ईयर एंड आपको देखना है कंटीजेंट कंसिडरेशन आपने प्रॉमिस कैसे किया था, आपने कैश या वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने की बात करी थी, तो इसे आप फाइनेंशियल एबिलिटी एट एवरी टीपीएल दिखाओगे। और अगर फिक्स नंबर ऑफ शेयर देने की बात करी थी तो आप इसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मान के चलोगे। इसके बाद देखिए कंटीजेंट कंसिडरेशन, मैंने अपने एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स को देने की बात करी सामने वाली कंपनी के। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए सामने वाली कंपनी जिसको मैं खरीदा हूँ उसमें एक शेयर होल्डर है मिस्टर है और वो उस कंपनी का एम्प्लॉय भी है, तो उसको मैंने शेयर होल्डर की कैपेसिटी में उसे कंपनी खरीदने के लिए मैंने 10 लाख रुपए देने की बात करी है कंटीजेंटली, तो वो तो पीसी का पार्ट है, पीसी में रिकॉर्ड होगा। लेकिन मैंने बोला उसको कि 2 साल बाद तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा, तू मेरी कंपनी में भी नौकरी कर लेना, उस कंपनी में नौकरी कर रहा ना, मेरी में भी नौकरी कर लेना। अब की बार मैं उसे जो पैसा दे रहा हूँ वो मैं उसे एम्प्लॉयमेंट के लिए दे रहा हूँ, ना कि शेयर होल्डर की कैपेसिटी में, तो ये पैसा पीसी का पार्ट नहीं बनेगा। ओवर द पीरियड पीएनएल में सैलरी के नाम पे बुक होता जाएगा। इसके अलावा बिजनेस कॉम्बिनेशन की कोई भी एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट होगी, जो भी लीगल फी स्टाम्प ड्यूटी वगैरह लगेगी, वो सब आपको पीएनएल में खर्चा रिकॉर्ड करना है, पीसी का पार्ट नहीं होती। देन नेक्स्ट पॉइंट ईसॉप, हमने देखा कि जो आपका पीसी है इसमें फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप रिलेटिंग टू प्री कॉम्बिनेशन पीरियड इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड भी पीसी का पार्ट बनता है। तो वो कैसे निकालोगे वो अब आपको ध्यान से याद रख लेना है। लॉजिक सब डिटेल वाले वीडियो से आप रेफर कर सकते हो अगर किसी को करना है। यहाँ पे बस सिर्फ मैं फॉर्मूला बताऊंगा, एडजस्टमेंट कैसे करना है वो बताऊंगा। एक होता है रिप्लेसमेंट अवार्ड, एक होता है नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड। रिप्लेसमेंट अवार्ड मतलब सामने वाली कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप अनाउंस किया हुआ था, आज मैं उस कंपनी को खरीदने पहुंच गया तो मैंने उसको बोला कि देख भाई तेरी कंपनी में खरीद रहा हूँ,
अब तेरी कंपनी खरीदा हूं तो तेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो भी तूने ESOP अनाउंस करे हुए हैं, जो भी तूने तेरी कंपनी को ESOP अनाउंस करे हुए हैं, उसके बदले शेयर भी मैं ही अनाउंस करूँ इशू करूंगा। कंपनी खरीदा हूँ उसके बदले शेयर भी मैं इशू करके दूंगा बाद में इनको इन ESOP के बदले। ये होता है रिप्लेसमेंट अवार्ड, यानी उसके ESOP को मैंने अपने ESOP से रिप्लेस कर दिया। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, इस केस में आपको रिप्लेसमेंट अवार्ड का कुछ अमाउंट प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का होता है, कुछ पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड का, वो पता करना होता है। प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का अमाउंट पार्ट ऑफ पीसी होता है। देखो आज खरीदने की डेट से पहले उसने ESOP का खर्चा सामने वाले ने रिकॉर्ड कर रखा होगा, और खरीदने की डेट के बाद का खर्चा मैं रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि मैं इशू करके दूंगा। तो खरीदने की डेट के बाद का खर्चा मैं इंडियस 102 लगा के नॉर्मली रिकॉर्ड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर खरीदने की डेट से पहले का खर्चा तो सामने वाले ने रिकॉर्ड कर रखा है, जबकि शेयर इशू करके मुझे देने सारे फुल अमाउंट के शेयर तो इशू करके मैं दूंगा, पैसा मुझे देना है, खर्चा उसने रिकॉर्ड किया। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी तक उसने जो खर्चा रिकॉर्ड कर रखा है ना, लगभग उतना अमाउंट मैं पीसी का पार्ट मान लेता हूँ। उसे मैं बोलता हूँ रिप्लेसमेंट अवार्ड का प्री कॉम्बिनेशन पीरियड वाला अमाउंट, उसे हम पीसी का पार्ट मान लेते हैं। ये मान लेंगे कितना अमाउंट हमने सामने वाले के शेयर होल्डर को दिया है, ठीक है। तो ये अमाउंट आएगा कैसे, फेयर वैल्यू ऑफ ESOP रिलेटिंग टू प्री कॉम्बिनेशन पीरियड, जो कि पीसी का पार्ट बनेगा। आप देखो ओरिजिनल जो SBP अवार्ड उसने अनाउंस कर रखे थे, उसकी फेयर वैल्यू क्या थी, आज के दिन एक्विजिशन डेट वाले दिन, मल्टीप्लाई बाय अभी तक एक्विजिशन डेट तक कितना पीरियड खत्म हो चुका है, वेस्टिंग पीरियड, इतना ही तो खर्चा रिकॉर्ड किया होगा, डिवाइड में टोटल ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड कितना था, या फिर अगर मैंने वेस्टिंग पीरियड रिवाइज किया तो वो कितना है टोटल, दोनों में से जो भी हायर है, टोटल ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड या टोटल रिवाइज वेस्टिंग पीरियड, विचएवर इज हायर, डिनोमिनेटर में रखना है। ये आपका अमाउंट आ जाएगा, इसको आप पीसी का पार्ट बना लोगे। यानी पीसी क्या होता है, क्रेडिट होता है एंट्री में, अभी दिखाऊंगा एंट्री बिजनेस कॉम्बिनेशन की, तो 2 SBP रिजर्व पीसी का पार्ट बन के आ जाएगा। पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड का जो अमाउंट है वो खर्चे के रूप में ओवर द पीरियड 102 लगा के रिकॉर्ड करूंगा। अमाउंट कितना होगा, ये अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर। कैसे, फेयर वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट अवार्ड, टोटल रिप्लेसमेंट अवार्ड की फेयर वैल्यू माइनस प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का अमाउंट कितना था जो अभी अपन ने निकाला, बचा हुआ अमाउंट पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड में नॉर्मली रिकॉर्ड करूंगा 102 लगा के। अगर नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड है, इसका मतलब क्या है, सामने वाले की कंपनी खरीद रहा हूँ, उसने ESOP अनाउंस किए हुए हैं तो वही शेयर इशू करके देगा, उसके ESOP को मैं चेंज नहीं कर रहा, उसके ESOP उसी को मुबारक, वही अपनी कंपनी के शेयर उन शेयर होल्डर्स को, उन ESOP वाले एम्प्लॉय को इशू करके देगा। तो इस केस में प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का अमाउंट सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे यहाँ निकाल रहे थे, पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड का अमाउंट सेम ऐसे ही निकालेंगे जैसे रिप्लेसमेंट अवार्ड में निकाल रहे थे। बस फर्क इतना होगा, फर्क क्या होगा, यहाँ पे प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का जो अमाउंट था वो आप क्या कर रहे थे, पीसी का पार्ट बना रहे थे, पीसी का पार्ट बना रहे थे। नॉन रिप्लेसमेंट अवार्ड में जो प्री कॉम्बिनेशन पीरियड का अमाउंट है उसे आप NCI का पार्ट बनाओगे, उसे आप NCI में डालोगे। ऐसा क्यों है, NCI मतलब कंपनी के बाकी के छोटे मोटे शेयर होल्डर्स, मान लो मेरा 60% कंट्रोल है तो 40% है NCI। तो अब क्या होगा, मान लो उस कंपनी की ESOP है, वो बाद में अगर शेयर इशू करेगा तो छोटे मोटे लोगों का स्टेक बढ़ेगा ना, यानी NCI बढ़ेगा, इसलिए NCI में जाता है। इसलिए पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड में भी खर्चा तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, लेकिन जो NCI है, जो SBP रिजर्व में हम क्रेडिट करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू SBP रिजर्व, वो SBP रिजर्व में जाने के बजाय NCI में जाएगा, SBP रिजर्व में जाने के बजाय NCI में जाएगा। रीजन मैंने आपको बता रखा है। ये हो गया आपका ESOP और इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे। अब देखिए, अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, अक्वायरर एंड अक्वायरी, ये टॉपिक आप इंपॉर्टेंट मान लेना। एक छोटा क्वेश्चन आए तो अगर 4-5 नंबर का इस इंडेक्स में से क्वेश्चन आता है तो इस पे आ सकता है। क्वेश्चन भी अपने पास शायद क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन है आपका, इस पे क्वेश्चन नंबर 5 ही है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 है अपने क्वेश्चन बैंक का। May 23 एडिशन से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, May 23 एडिशन में क्वेश्चन नंबर 5 है इस वाले के ऊपर, कॉन्ट्रेक्चुअल प्री एग्जिस्टिंग वाला, लाइसेंस वाला। तो अगर 4-5 नंबर का आएगा तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसको अभी मैं एग्जांपल से यहाँ पे करवा भी दूंगा। देखो, अगर कोई रिलेशनशिप थी, मैं जिस कंपनी को खरीदने जा रहा हूँ उस कंपनी से मेरा कोई पुराना रिश्ता था, तो मेरे को पीसी में से उस पुराने रिश्ते को सेटल करने के लिए कोई अमाउंट अगर मैंने दिया तो वो हटाना पड़ेगा और बाकी अमाउंट को पीसी मानना पड़ेगा। तो पुराने रिश्ते 2 तरीके के हो सकते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल या कॉन्ट्रेक्चुअल। नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल मान लीजिए सामने वाले ने मान लीजिए मेरे ऊपर कोई लॉ सूट फाइल किया हुआ था, सामने वाले ने मेरे ऊपर कोई लॉ सूट फाइल किया हुआ था, अब मैं उसी कंपनी को खरीदने चला गया। तो अब मान लीजिए उस कंपनी को खरीदने चला गया, तो उस कंपनी को खरीदने के लिए सामने वाले को मैंने बोला कितना पैसा दो, उसने बोला 100 करोड़ रुपए, जबकि फेयर वैल्यू बनती थी 90 करोड़। तो 10 करोड़ वो एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा है पता है, क्योंकि उसने मेरे पे केस फाइल किया और उसे लगता है वो केस जीत जाएगा, और मुझे भी मालूम है ज़्यादा चांसेस है उसके जीतने के, तो मुझे पे करना पड़ेगा, इसलिए वो टोटल 100 करोड़ मांग रहा है। तो यानी एक तरीके से क्या होगा, जब वो कंपनी मेरी बन जाएगी तो वो लॉ सूट बचना ही नहीं चाहिए ना, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी उसके लिए भी मैं कोई सेटलमेंट कर रहा हूँ ऐसा माना जाता है। तो आप उस फेयर वैल्यू ऑफ लिटिगेशन लाइबिलिटी, उस लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू कितना है उसे आप सेटलमेंट
सेटलमेंट अमाउंट मानोगे और उस अमाउंट को आप पीसी में से डिडक्ट कर लोगे और जो पीसी में से डिडक्ट करने के बाद उसे पीएनएल में बुक कर लोगे। यानी 10 करोड़ के अमाउंट को पीएनएल टू बैंक करूंगा मैं, यानी 90 करोड़ का ही पीसी मानूंगा मैं। समझ में आया? अगर ऑलरेडी मैंने प्रोविजन बनाया हुआ था उसका कुछ उस लाइबिलिटी का, तो प्रोविजन डेबिट करूंगा, बचे हुए थे पीएनएल डेबिट करूंगा, बाकी बैंक से पे करूंगा। ये एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था, देख सकते हो, सिंपल सा है, ज़्यादा काम का नहीं है। ये वाला केस देखो, अब कॉन्ट्रेक्चुअल पुराना रिश्ता था। मान लीजिए सामने वाली कंपनी को मैंने एक लाइसेंस दिया था कि एक एरिया में मेरे नाम से तू स्टोर ओपन कर ले। अब मेरे को 10 साल का लाइसेंस दिया था, 3 साल बाद मुझे लग रहा है यार वो तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उस स्टोर उस एरिया में, तो एक काम करता हूँ उसकी कंपनी को मैं ही खरीद लेता हूँ, उसकी कंपनी को मैं ही खरीद लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो एक पुराना रिश्ता है मेरे और उसके बीच, मैंने एक लाइसेंस दिया था 10 साल का, तो उस लाइसेंस के भी 7 साल बाकी है ना, फिर भी मैं उस कंपनी को बीच में खरीद रहा हूँ, यानी वो लाइसेंस मेरे पास वापस आएगा तो उसको मुझे सेटल करना पड़ेगा। तो उस लाइसेंस के सेटलमेंट के लिए जो अमाउंट दूंगा उसे मुझे पीसी में से हटाना पड़ेगा, सेटलमेंट अमाउंट निकालना है। वो सेटलमेंट अमाउंट कैसे आएगा? उस लाइसेंस का लोवर ऑफ, 2 चीज़ों का लोवर करना है आपको। उस लाइसेंस की आज के दिन फेयर वैल्यू क्या है, माइनस उस लाइसेंस का आज के दिन सामने वाले के बुक्स में कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है ये, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो लाइसेंस दिया था यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने किया था उसके साथ, उसको टर्मिनेट करने के लिए मुझे कितनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से कैंसिल हो रहा है ना, अगर ऐसा कोई पेनल्टी अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, वो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वही मेरा सेटलमेंट अमाउंट होगा। ठीक है, इसके बाद ये अमाउंट पीसी में से डिडक्ट हो जाएगा, पीएनएल में सेटलमेंट लॉस के नाम से बुक हो जाएगा, पीएनएल टू बैंक। और जो लाइसेंस हमने दे रखा था वो हमारे पास वापस आ जाएगा स्टेप 4 में, नेट एसेट आइडेंटिफिकेशन में, वो भी हमारा रीअक्वायर्ड राइट के नाम से एसेट बुक होती है, जो हम देखेंगे अभी आगे। इसको एग्जांपल से समझ लो, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है एक तरीके से। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अक्वायर किया टोटल 1 करोड़ का पीसी पे करके। हमने ए लिमिटेड ने ऑलरेडी 4 साल पहले बी लिमिटेड को एक लाइसेंस दिया था 2.5 लाख रुपए में 10 साल की वैलिडिटी का। ये लाइसेंस कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता था अनएक्सपायर्ड अमाउंट प्लस 20% पे करके, यानी कैरिंग अमाउंट प्लस 20% पेनल्टी पे करके कभी भी ये टर्मिनेट किया जा सकता था। फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट पे 4.5 लाख इस लाइसेंस की। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, सेटलमेंट अमाउंट, उसके लिए कैरिंग अमाउंट निकालता हूँ मैं। कैरिंग अमाउंट लाइसेंस का कितना है, 2.5 लाख का खरीदा था, 10 साल की यूजफुल लाइफ थी, 4 साल उसने यूज ले लिया, आज 4th ईयर का एंड है, तो 4 साल का मोटाइजेशन हटाओ तो इतना कैरिंग अमाउंट उसकी बुक्स पे आ रहा होगा। तो सेटलमेंट अमाउंट आएगा फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट, ये, और पेनल्टी अमाउंट, पेनल्टी कितना है, अनएक्सपायर्ड इनिशियल फी यानी कैरिंग अमाउंट प्लस 20%। कैरिंग अमाउंट 1,50,000 प्लस 20% ये पेनल्टी है 1,80,000, इनमें से लोअर है 180, तो ये है सेटलमेंट अमाउंट। इतना पीसी में से हटाना पड़ेगा, तो पीसी होगा 98,20,000 और बाकी है हमारा जो 1,80,000 वो सेटलमेंट अमाउंट है, पीएनएल टू बैंक हो जाएगा। ये टॉपिक विद क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन 5 देखोगे तो सेम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, हमने उसे पैसा दिया तो बदले में अब उसकी नेट एसेट्स लेंगे। उसको खरीद रहे हैं तो उसकी नेट एसेट्स हम मान लेंगे हमारी नेट एसेट्स हैं, तो हम उसकी सारी एसेट और लाइबिलिटी टेक ओवर कर लेंगे फेयर वैल्यू पर। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल अगर उसके बुक्स में कोई आ रही है तो उसे आप टेक ओवर करोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल पर, ऐसा इंड एस 105 बोलता है और इंड एस 103 में भी लिखा हुआ है। इंटेंजिबल एसेट, मान लीजिए कोई इंटेंजिबल एसेट थी, इंटरनली जनरेटेड, मान लो उसकी कोई कस्टमर रिलेशनशिप थी, या इंटरनली जनरेटेड उसका कोई पेटेंट था, या कोई नॉन कॉम्पीट फी थी जो उसने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, इंड एस 38 का क्राइटेरिया मीट नहीं होने की वजह से। तो ऐसे इंटेंजिबल एसेट को भी आप अक्वायर करते हो ना जब कंपनी, तो उनको आप रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू पर, आप रिकॉर्ड कर सकते हो फेयर वैल्यू पर। समझ में आया? इसके बाद अगर उसकी बुक्स में कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी थी सामने वाले की में, तो आप जब किसी कंपनी को खरीदते हो तो उसे आप नॉर्मल लाइबिलिटी मान के फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेते हो। इसके बाद कोई इंडेमनिफिकेशन एसेट होती है तो उसे भी आप रिकॉर्ड करते हो। इंडेमनिफिकेशन एसेट क्या होती है, उसकी मान लो कंटिजेंट लाइबिलिटी भी मेरी हो जाएगी अब, तो उसकी मान लो 1 करोड़ की कंटिजेंट लाइबिलिटी है, तो उसने मुझे बोला अगर ये लाइबिलिटी कभी इंकर करनी पड़ती है तो 70 लाख रुपए मैं आपको इंडेमनीफाई करूंगा, कंपनसेट करूंगा, ये होता है इंडेमनिफिकेशन एसेट। तो ये एसेट बुक करनी पड़ती है। ये एसेट का मैक्सिमम अमाउंट मैं कितना रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जितना कंटिजेंट लाइबिलिटी का अमाउंट रिकॉर्ड किया है। मान लीजिए कंटिजेंट लाइबिलिटी 1 करोड़ की थी, उसने मुझे प्रॉमिस करी 1 करोड़ 20 लाख की इंडेमनिफिकेशन एसेट, तो इंडेमनिफिकेशन एसेट भी मैं 1 करोड़ की बुक कर पाऊंगा मैक्सिमम। इसके बाद कोई रीअक्वायर्ड राइट है वो भी बुक कर लूंगा, यानी जैसे अपना प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वाला लाइसेंस था वो भी वापस आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेट एसेट्स में ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है जो आपको करना पड़ता है अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दे रखी है क्या। कुछ महान बच्चे होते हैं जो पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है, दिमाग नहीं चलाना होता, माइंड एक्टिव नहीं रखना होता। क्वेश्चन में बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू अलग है और कैरिंग अमाउंट अलग है, तो फिर डीटीए डिटेल बनना चाहिए ना। तो भाई उस क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ, मैं रिप्लाई में फिर अब यही बोलता हूँ कि आप बना लो, अगर क्वेश्चन में बनना चाहिए ना तो बिल्कुल आप कैलकुलेट कर लो। फिर उनका रिप्लाई आता है हाँ सर इस क्वेश्चन में तो टैक्स रेट ही नहीं दे रखी। तो ये एडजस्टमेंट तभी हो पाएगा ना जब टैक्स रेट दे रखी हो। जब क्वेश्चन में टैक्स रेट दे ही नहीं रखी तो चाहे कितना ही आप लॉजिकली लगा लो, डीटीए डिटेल निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे ना। तो क्यों फालतू एक्स्ट्रा दिमाग चलाते हो? जितना दिमाग है उतना लगाओ ना, फालतू मत चलाओ। तो डीटीए डिटेल
जब हो तभी ही निकालो, मतलब जब टैक्स रेट हो तो ही निकलेगा, और वो भी कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, वो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए DTL आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जब आप किसी कंपनी की नेट एसेट टेक ओवर करते हो बिजनेस कॉम्बिनेशन में। इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए सामने वाली कंपनी की आप नेट एसेट टेक ओवर करते हो, सामने वाली कंपनी की नेट एसेट टेक ओवर करते हो, अपनी बुक्स में फेयर वैल्यू पे दिखाते हो, और उसकी बुक्स में वो कैरिंग अमाउंट पे दिख रही है, तो आप फेयर वैल्यू पे दिखाते हो ना, तो जो ये फेयर वैल्यू थे तो मैं मान लूंगा मेरी बुक्स का कैरिंग अमाउंट, और जो उसकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट था उसे मैं ट्रीट कर लूंगा टैक्स बेस। ये रूल होता है, सब लॉजिक बता रखे हैं। तो उसकी बुक्स का कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, और जो मैंने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करा ये मेरे लिए कैरिंग अमाउंट हो गया। अब नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू यानी मेरे लिए कैरिंग अमाउंट, और उसकी बुक्स का कैरिंग अमाउंट यानी टैक्स बेस, फेयर वैल्यू ज़्यादा है उसकी बुक्स के कैरिंग अमाउंट से, यानी नेट एसेट आपकी ज़्यादा है, तो आपको डिटेल बनाना पड़ेगा, आपको डिटेल बनाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए अगर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट कम है और उसकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है यानी टैक्स बेस ज़्यादा है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, DTA बनाना पड़ेगा। ये इंड एस 12 का रूल है। DTA अगर सामने वाले की बुक्स में ऑलरेडी कुछ आ रहा है तो वो भी आपको टेक ओवर कर लेना है, अगर हम इस तरीके से DTA डिटेल निकालते हैं। एक क्वेश्चन हम इंड एस 12 में ऐसा देखते हैं जिसमें सामने वाले का DTA डिटेल हम टेक ओवर नहीं करते, उसके पीछे का रीजन मैंने इंड एस 12 में रिवीजन वीडियो में बताया हुआ है, और यहाँ पे भी एक बार मैं इंड एस 12 रिवाइज कराऊंगा तो क्वेश्चन रेफर करके बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए स्टेप 4 कंप्लीट। अब स्टेप 5, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, NCI की कैलकुलेशन। NCI मतलब जो पोर्शन हमने खरीदा नहीं, 60% खरीदा तो 40% छोटे मोटे लोग, तो छोटे मोटे लोगों की वैल्यू आप दो मेथड से निकाल सकते हो, फेयर वैल्यू मेथड या PSNA मेथड। फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे फेयर वैल्यू मेथड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है PSNA से निकालो तो फिर PSNA से निकालना है, कुछ नहीं बोला तो पहले फेयर वैल्यू लगाना, फिर वो अवेलेबल ना हो सके तो PSNA लगाना। फेयर वैल्यू मेथड से NCI की वैल्यू या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो सामने वाली एक्वायरी कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय NCI वालों के पास कितने शेयर्स हैं, ठीक है। इसके बाद PSNA मेथड से निकालनी हो तो क्या करना है, नेट एसेट्स जो हमने टेक ओवर करी है स्टेप 4 में वो पता कर लो, मल्टीप्लाई बाय NCI का स्टेक कितना है। NCI जो है वो आप सेपरेट लाइन आइटम दिखाते हो इक्विटी हेड के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर CFS में। इसके बाद देखिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैपिटल रिजर्व को गेन ऑन बार्गेन परचेज भी बोलते हैं। आप पीसी में NCI ऐड कर दोगे, जो आपने कैलकुलेट किया उसमें से लेस कर दोगे आप नेट एसेट टेकन ओवर, तो आपको मिल जाएगा आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व। पॉजिटिव आया तो गुडविल, नेगेटिव आया तो कैपिटल रिजर्व, जिसे आप गेन ऑन बार्गेन परचेज करके पहले OCI में लेके जाओगे, और बैलेंस शीट में फिर आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में उसे कैपिटल रिजर्व का पार्ट बना दोगे, ठीक है। तो हम इसे कैपिटल रिजर्व भी बोल देते हैं। अब देखिए जो गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं ना, जो ये गुडविल आती है इंड एस 103 वाली, इसे ही हम अक्वायर्ड गुडविल बोलते हैं। इंटरनली गुडविल तो हम रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते, अक्वायर्ड गुडविल हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये कभी भी अमोर्टाइज नहीं करी जाती, ये केवल हम इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करते हैं एनुअली। गुडविल जो आप कैलकुलेट करोगे वो फुल गुडविल भी हो सकती है और पार्शियल गुडविल भी हो सकती है। अगर गुडविल कैलकुलेट करते वक्त आपने जो NCI यूज में लिया था, ये NCI अगर ये फेयर वैल्यू मेथड से लिया था तो गुडविल आपकी फुल आती है, और अगर NCI PSNA मेथड से लिया था गुडविल आपकी पार्शियल आती है। ये आपको समझाया हुआ है सब कुछ एग्जांपल्स थे इसके। अब आगे देखिए जनरल एंट्री, बिजनेस कॉम्बिनेशन में जनरल एंट्री एक्विजिशन डेट पे पास होगी, बस अकाउंटिंग तो यही होगी। इस अकाउंटिंग को करने के लिए हमने इतने स्टेप्स सीखे। अकाउंटिंग क्या होगी, एसेट टेक ओवर कर लो स्टेप 4 में, लाइबिलिटीज टेक ओवर कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है, NCI कैलकुलेट कर लेना है। NCI कैलकुलेट हो गई, इसके बाद आपको गुडविल कैलकुलेट कर लेनी है या गेन ऑन बार्गेन परचेस कैलकुलेट कर लेना है, और पीसी जो आपने पे किया वो क्रेडिट कर देना है। पीसी टू पीसी के नाम से नहीं होता, जो आप दे रहे हो, कैश बैंक दे रहे हो, शेयर इशू कर रहे हो, डिबेंचर इशू कर रहे हो, डेफर्ड कंसिडरेशन, कंटिजेंट कंसिडरेशन या SBP रिजर्व, पीसी में उस चीज़ का नाम आएगा जो है, बस इनको पीसी का पार्ट बोला जाता है कैलकुलेशन के लिए। समझ में आया, ये होती है आपकी जनरल एंट्री। इस जनरल एंट्री में आप एक बार और ध्यान रखिएगा, हम पीसी क्रेडिट करने के बजाय चाहें तो इन्वेस्टमेंट इन अक्वायरी अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम हमारे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट बुक कर चुके होंगे, तो CFS में हम उस इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। पर एग्जाम में ऐसे कई बार पीसी क्रेडिट कर देता है, तो आप कई जगह इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करता हुआ दिखे तो वो गलत नहीं है, वो सही है, ठीक है। बाकी आप पीसी क्रेडिट भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो कर देना। अब देखिए स्टेप 8, आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे। टोटल 8 स्टेप में आपका CFS कंप्लीट हो जाएगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला। आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनेगी, एक्विजिशन डेट पे आप खुद के एक्वायरर के सारे असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रिजर्व सब कुछ ले लो कैरिंग अमाउंट पे लेंगे एक्वायरर के, और जो हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन की एंट्री पास करी ना, इसका इफेक्ट दे दो बस, तो आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी कंसोलिडेटेड। इसके बाद एक पॉइंट है मेजरमेंट पीरियड का। कई बार क्या होता है, एक्विजिशन डेट पे हमें किसी असेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू पता नहीं होती, तो अगर हमें उस असेट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू बाद में पता चलती है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है एक्विजिशन डेट के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को। मान लो हमें बाद में पता चलता है यार इसी
इस असेट की तो फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट को इतनी होनी चाहिए थी, और ये विद इन 1 ईयर हमें मिल जाती है एक्विजिशन डेट के। तो हम पता है क्या करेंगे, हम रिक्वायर्ड चेंजेस करेंगे नेट असेट टेक ओवर में, और एनसीआई अगर पीएसएनए से कैलकुलेट किया तो उसमें भी, क्योंकि पीएसएनए से एनसीआई कैलकुलेट करते तो नेट असेट आती है ना, तो डिफरेंस इन एंट्री गुडविल या कैपिटल रिजर्व में लेके जाएंगे। अदरवाइज अगर ये वाला केस नहीं है तो नॉर्मल अकाउंटिंग लगा लेंगे उस पर्टिकुलर असेट लायबिलिटी पे जो भी रेस्पेक्टिव इंडियस लगता है उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन की नॉर्मल अकाउंटिंग मैंने बता दी। अगर स्टेप अप एक्विजिशन हो तो उस केस में बिजनेस कॉम्बिनेशन की आप कैसे अकाउंटिंग करोगे। स्टेप अप एक्विजिशन के केस में बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग कैसे करने वाले हो वो आप देख लो। देखिए अक्वायरर कंपनी स्टेप अप एक्विजिशन कैसे करती है वो आप देखो। मान लीजिए मैंने एक कंपनी में एक पर्टिकुलर डेट को 1 अप्रैल 22 को 18% स्टेक लिया, कंट्रोल आया नहीं, कंट्रोल कब आता है 50% से ज़्यादा लेने पे। 1 अप्रैल 23 को 22% स्टेक लिया तो अभी भी स्टेक नहीं आया क्योंकि अभी भी 50% से कम है। 1 अप्रैल 24 को मैंने 30% और ले लिया, इन तीनों का टोटल अब 51% या उससे ज़्यादा 50% से ज़्यादा है। तो आज की डेट जिस दिन मेरा 50% को क्रॉस करता है स्टेक, उस डेट को मैं एक्विजिशन डेट बोलता हूँ, ये होता है स्टेप अप एक्विजिशन। उसके बाद में मैं कोई एडिशनल स्टेक लेता हूँ वो एक्विजिशन डेट का नहीं माना जाता, उसकी अकाउंटिंग हम नेक्स्ट इंड AS 110 में देखते हैं। तो जब स्टेप अप एक्विजिशन होगा तो बिजनेस कॉम्बिनेशन की आप कैसे अकाउंटिंग करोगे, सेम अकाउंटिंग जो भी मैंने सिखाई वो करोगे, बस कुछ स्पेशल पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहला तो जिस दिन 50% स्टेक क्रॉस होगा वो हमारे लिए एक्विजिशन डेट होगी, ठीक है, नहीं इस दिन बनेगी हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालोगे जो मैंने आपको सिखाया था स्टेप 3 में एज इट इज वो, साथ में एक चीज़ और ऐड करना, हमने जो परचेज कंसिडरेशन तो कब का आएगा एक्विजिशन डेट का, आज का कैलकुलेट होगा, आज का मतलब जो हमने इस ट्रांजेक्शन के लिए पे किया होगा, लेकिन इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन को पे करने का जो अमाउंट था वो भी तो आना चाहिए क्योंकि वो भी कंपनी को खरीदने में काम में आया है। तो जो प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट था एक्वायरी में एक्विजिशन डेट से पहले, उसकी फेयर वैल्यू आज के दिन की आप ऐड कर दोगे तो टोटल पीसी आ जाएगा। फिर आपको जनरल एंट्री जो आप बिजनेस कॉम्बिनेशन की एक्विजिशन डेट पे पास करोगे उसमें आपको कुछ ध्यान रखना है सीएफएस में। एक तो आप पीसी को क्रेडिट करते हो तो पीसी में एक एक्स्ट्रा आइटम हमने ऐड किया प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट, तो प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट का बुक्स में जो भी कैरिंग अमाउंट आ रहा था उसको क्रेडिट कर दो। लेकिन सर पीसी का पार्ट तो फेयर वैल्यू को बनाया था तो क्रेडिट आप कैरिंग अमाउंट को क्यों कर रहे हो, तो इससे हम एक और एडजस्टमेंट करेंगे। जनरल एंट्री में हम गेन या लॉस और रिकॉर्ड करेंगे ड्यू टू रीमेजरमेंट ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट इन एक्वायरी एट फेयर वैल्यू इन P&L। प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट को अगर फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते तो कितना गेन लॉस होता वो भी हम उस एंट्री में रिकॉर्ड कर लेंगे, तो डायरेक्टली ये हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इफेक्ट आ जाएगा कि प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट कैरिंग फेयर वैल्यू पे आ चुका है। तो डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट आपका ये आप एंट्री में पास कर दोगे। इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट आपका एक्वायरी में 20% या उससे जाता था तो आपकी एसोसिएट थी एज पर इंड AS 28। तो उस केस में इंड AS 28 में हम पढ़ते हैं कि एसोसिएट अगर कोई OCI का प्रॉफिट या कुछ लॉस करती है तो उसमें भी हमें अपना शेयर लेना पड़ता है। तो आज के दिन क्या हुआ, अभी एसोसिएट नहीं बची, अभी हमारी एक्वायरी बन चुकी है, सब्सिडरी बन चुकी है। तो एसोसिएट था जब हमने OCI में कुछ प्रॉफिट लॉस में शेयर लिया था तो वो सब हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा P&L या रिटेन्ड अर्निंग डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ OCI। अगर वो रिक्लासिफाइबल टू P&L था तो P&L में, नॉन रिक्लासिफाइबल टू P&L था तो रिटेन्ड अर्निंग। एग्जांपल मान लो उसके रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमने शेयर ले रखा था PP वाले में, तो ये नॉन रिक्लासिफाइबल होता है तो इसे आप रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दोगे। उसके फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व इंड AS 21 वाले में शेयर ले रखा था तो ये P&L में जाएगा क्योंकि ये रिक्लासिफाइबल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप अप एक्विजिशन, ज्यादा कुछ नहीं है, इसका इक्वेशन मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हैं बिना पीसी ट्रांसफर करे, ये कब होता है, जब दो कंपनीज के बोर्ड ऑफ मेंबर डिसाइड करेगी हम एक जगह बैठ के डिसीजन लिया करेंगे, पीसी कोई पे नहीं करे, कोई स्टेक नहीं ले, बस बोर्ड ऑफ मेंबर बैठ के एक डिसीजन टुगेदर लेना चाहते हैं। तो इस केस में देखो क्या होता है, मान लो एक कंपनी है, इससे तो 4 बोर्ड ऑफ मेंबर आए और एक कंपनी के 6 बोर्ड ऑफ मेंबर आए, तो एक्वायरर कौन हो गया ये और एक्वायरी हो गया ये, बस ऐसे आपको करना है। इस केस में आपको सेम अकाउंटिंग लगानी है, बस कुछ स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना है। पीसी नील होगा इसमें हमेशा, इसमें एनसीआई 100% होगा पूरा, यानी कंपनी की जो एक्वायरी कंपनी है उसकी पूरी की पूरी फेयर वैल्यू एनसीआई के बराबर होगी, ठीक है, उसकी फेयर वैल्यू को ही आप एनसीआई बोल दोगे। गुडविल कैपिटल रिजर्व में पीसी कुछ आएगा नहीं तो एनसीआई माइनस नेट एसेट्स आप कर दोगे तो गुडविल कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। ये फालतू है, ज़्यादा काम का नहीं होता। अब देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन अगर रिवर्स एक्विजिशन नेचर का होता है उस केस में क्या करोगे, देखो रिवर्स एक्विजिशन नेचर के केस में क्या होता है, जो एक्चुअल में पीसी पे करता है ना वो एक्वायरर नहीं होता, जिसको पीसी मिलता है वो एक्वायरर होता है, क्योंकि एक्चुअल में इन सब्सटेंस कंट्रोल उसके पास आ जाता है। एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, तो सबसे पहले स्टेप में आपको एक्वायरर पता करना होता है। एग्जांपल देखिए, ए लिमिटेड है, इसकी शेयर कैपिटल में 100 शेयर्स इसने इशू कर रखे हैं, बी ने 60 शेयर्स इशू कर रखे हैं। आपको बोला हुआ है ए लिमिटेड बी को खरीद रहा है, यानी नॉर्मली देखे तो लीगली आपको ए एक्वायरर दिखाई दे रहा है लीगल और बी लीगल एक्वायरी, लेकिन आगे देखिए
ए कितने शेयर इशू करेगा 2.5 शेयर इन एक्सचेंज ऑफ 1 शेयर ऑफ बी लिमिटेड एसपीसी। बी के 1 शेयर के बदले 2.5 शेयर यानी 60 मल्टीप्लाई बाय 2.5 यानी मैं इसको 150 शेयर इशू कर रहा हूँ। यानी जो नई कंपनी बनेगी, नई मर्ज कंपनी में देखो क्या होगा, ए के शेयर्स तो कितने रहेंगे 100 अक्वायरर के, लीगल अक्वायरर के, प्लस जो हमने इशू करे बी को 150। तो आप देखो नई कंपनी में टोटल 250 शेयर्स होंगे, उसमें से ए के पास कितने हैं 100, ए कितने शेयर्स ओन करता है 100 यानी 40%, और बी के पास कितने हो जाएंगे 150 शेयर्स यानी 60%। तो इन सब्सटेंस कंट्रोल किसके पास आया, जिसको शेयर इशू करे गए, जिसको पीसी दिया गया उसके पास कंट्रोल आया। तो ये रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे बी लिमिटेड अकाउंटिंग के पर्पज से अक्वायरर बन गया, लीगल अक्वायरी है, अकाउंटिंग से अक्वायरर, हमें अकाउंटिंग के पर्पज से देखना है, और ए लिमिटेड अकाउंटिंग अक्वायरी बन चुका है। बस अब आपको कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन हो गया बाकी क्वेश्चन के जैसे भी है। अकाउंटिंग के पर्पज से अक्वायरर बन गया ना, अब आपको सारी कैलकुलेशन इस अक्वायरर को ध्यान में रख के करनी है, बी लिमिटेड अक्वायरर है ये मानते हुए। तो स्टेप 2 डेट ऑफ एक्विजिशन सेम वैसे निकालोगे। स्टेप 3 पीसी। अब यहाँ पे पीसी देखो ए लिमिटेड ने पे किया था वो नहीं ले सकते क्योंकि हमारा अकाउंटिंग अक्वायरर कौन है बी। ये अगर एक्चुअल में लीगल अक्वायरर होता तो कितना पीसी पे करता वो देखेंगे हम। तो डीम्ड पीसी निकालते हैं हम, जिसे नॉशनल पीसी भी बोलते हैं। तो ये अमाउंट कैसे आएगा, तो एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स देख लो अकाउंटिंग अक्वायरर की बुक्स में कितने आ रहे हैं। अकाउंटिंग अक्वायरर की बुक्स में एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, देखो 60 शेयर्स इशू कर रखे थे, तो वो ले लो, डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग अक्वायरर का मर्ज कंपनी में कितना शेयर होना चाहिए। ये कैलकुलेशन सब पहले ही करके रखते हैं, तो 60%, तो डिवाइड में 60%, इससे हमें पता चल जाएगा मर्ज कंपनी में 100% कितना होगा। उसमें से हम अकाउंटिंग अक्वायरर के खुद के शेयर 60 शेयर्स हटा दें तो ये पता चल जाएगा अकाउंटिंग अक्वायरी को कितने शेयर्स इशू करने चाहिए थे। उसको मल्टीप्लाई कर दें अगर अकाउंटिंग अक्वायरर के शेयर की फेयर वैल्यू थे, मेरे शेयर की फेयर वैल्यू थे, तो मेरे को पीसी का अमाउंट पता चल जाएगा, पीसी फेयर वैल्यू पे। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला है जो कि पूरा लॉजिकल है, आप देख लो। अकाउंटिंग अक्वायरर के खुद के बुक्स के शेयर डिवाइड बाय अकाउंटिंग अक्वायरर का मर्ज कंपनी में स्टेक माइनस अकाउंटिंग अक्वायरर के खुद के बुक्स के एक्चुअल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू पर शेयर ऑफ अकाउंटिंग अक्वायरर। यह आएगा आपका डीम्ड पीसी। ठीक है, अब आगे देखिए स्टेप 4, सारी नेट एसेट टेक ओवर करोगे किसकी, अकाउंटिंग अक्वायरी। अपने एग्जांपल में ए लिमिटेड एट फेयर वैल्यू। एनसीआई कभी भी रिवर्स एक्विजिशन के केस में आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, हो सकता है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, रिवर्स एक्विजिशन में एनसीआई नहीं आएगा। आप तो इतना ध्यान रखना। स्टेप 6 गुडविल कैपिटल रिजर्व पीसी डीम्ड पीसी माइनस नेट एसेट, एनसीआई है ही नहीं। स्टेप 7 में जनरल एंट्री पास करेगा अकाउंटिंग अक्वायरर। स्टेप 8 में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना देना। इसमें कुछ पॉइंट बता रखे हैं जो कि नॉलेज के पर्पज से एग्जाम के लिए नहीं, तो इसको इग्नोर करना बस। आप तो अकाउंटिंग अक्वायरर की तो एज इट इज कैरिंग अमाउंट ले लोगे और इस जनरल एंट्री का इफेक्ट दे दोगे, मतलब सारी कैलकुलेशन अकाउंटिंग अक्वायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगी। ये हो गया आपका रिवर्स एक्विजिशन कंप्लीट। अब आ जाइए कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। कॉमन कंट्रोल का ट्रांजैक्शन के केस में बिजनेस कॉम्बिनेशन इन नेचर ऑफ कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन कैसे होगा। देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसका बी में 100% है और सी में 100% कंट्रोल है, यानी बी और सी का ओनर कौन है ए। बाद में क्या हुआ, जो सी लिमिटेड थी ना इसको बी ने ही खरीद लिया, यानी ए ने बी को खरीद रखा है और बी ने सी को खरीद रखा है। अब देखो बी किसका ओनर है, सी का, और ए बी का ओनर कौन है ए। अल्टीमेटली बताओ बी का ओनर कौन है ए, और सी का भी अल्टीमेट ओनर तो यही है ना, यानी सी को पहले भी यही कंट्रोल करता था और अभी भी यही कंट्रोल करेगा। यानी बी ने जो सी को खरीदा है, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये सिर्फ दिखावे का ट्रांजेक्शन है, मियर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है बस, ये एक्चुअल में बिजनेस एक्विजिशन नहीं है। तो इसे हम बोलते हैं कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे आप अक्वायरर को बोलते हो ट्रांसफरी, और जिसको आप खरीद रहे हो अक्वायरी जो है सामने वाली कंपनी, उसे आप बोलते हो ट्रांसफरर, क्योंकि वो अपनी सारी एसेट लाइबिलिटी आपको ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे आप पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगा के अकाउंटिंग करते हो। आप कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग कैसे होगी वो आप देख लो। सबसे पहले आप ट्रांसफरी पता कर लेते हो, यानी अक्वायरर कौन है, डेट ऑफ एक्विजिशन और पीसी, ये सेम टू सेम जो हमने पहले देखा था वैसे ही पता करोगे। फोर्थ स्टेप में आप सामने वाले के यानी ट्रांसफरर अक्वायरी के जो भी एसेट लाइबिलिटी वो टेक ओवर कर लोगे, किस पे, बुक वैल्यू पे। यहाँ पे बुक वैल्यू पे लिया जाता है क्योंकि बिजनेस एक्विजिशन नहीं है। इसके अलावा सामने वाले के रिजर्व भी हम टेक ओवर कर लेते हैं बुक वैल्यू पर, क्योंकि ये सिर्फ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है। एनसीआई इस केस में कभी नहीं आएगा। तो इस केस में आप 6th स्टेप में कैपिटल रिजर्व निकालोगे। यहाँ पे कभी भी गुडविल भी नहीं बनेगी क्योंकि आप बिजनेस नहीं खरीद रहे हो। कैपिटल रिजर्व आएगा जिसे आप बोलोगे गेन या लॉस ऑन रिस्ट्रक्चरिंग। कैपिटल रिजर्व क्रेडिट में आएगा तो गेन है, डेबिट में आएगा तो लॉस ऑन रिस्ट्रक्चरिंग है। तो पीसी माइनस नेट एसेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व टेक ओवर। ठीक है, रिजर्व भी आप टेक ओवर करते हो इस वजह से। पॉजिटिव आया तो लॉस, कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा, नेगेटिव आया तो गेन, कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होगा। स्टेप 7 में जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्या पास करोगे, एसेट टेक ओवर करी, लाइबिलिटी टेक ओवर करी, रिजर्व टेक ओवर कर लिए। आपने पीसी पे किया, डिफरेंस इन एंट्री गेन या लॉस जो कि कैपिटल रिजर्व में जाएगा।
जनरल एंट्री बनाने के बाद स्टेप 8 में आप क्या करोगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अपनी बैलेंस शीट के कैरिंग अमाउंट पे ले लोगे और इस जनरल एंट्री का इफेक्ट डाल दोगे, खत्म। अब आ जाइए मर्जर्स की अकाउंटिंग। मर्जर क्या होता है, दो कंपनी एग्जिस्टिंग, दो या दो से ज़्यादा कंपनी मर्ज कर लेती है, एक नई कंपनी बना लेती है और पुरानी कंपनी बंद हो जाती है। जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड मर्ज करके एक नई कंपनी बना रही है, पुरानी बंद हो जाएंगी। अब मर्जर के नेचर अलग अलग हो सकते हैं, 3 तरीके के मर्जर हो सकते हैं। मर्जर इन नेचर ऑफ कॉमन कंट्रोल, देखो ए लिमिटेड का ओनर मिस्टर एक्स था, बी का भी मिस्टर एक्स था, तो जो नई कंपनी बनी उसका ओनर भी मिस्टर एक्स था, यानी पहले जो दो कंपनी थी उनके ओनर जो बंदा था वही नई कंपनी का भी ओनर है, यानी कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है। तो इस केस में आपको यानी ट्रांसफर ही कंपनी, एक्वायरर कौन है, ए बी लिमिटेड नई कंपनी, ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाएगी, सेम टू सेम वो अकाउंटिंग जो भी मैंने आपको बताई थी वो अकाउंटिंग करेंगे। बस एक पॉइंट ध्यान रखना, इस केस में अगर क्वेश्चन में आपको पीसी का अमाउंट नहीं दे रखा, पीसी कितना दिया है इस कंपनी ने इन दोनों को, आपको बोला हुआ है कि आपको रिक्विजिट पीसी, रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं दोनों कंपनी के क्लेम्स को डिस्चार्ज करने के लिए, ट्रांसफर के क्लेम्स को डिस्चार्ज करने के लिए रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स, रिक्विजिट शेयर्स यानी वाजिब शेयर्स आपको इशू करने हैं, जो उचित शेयर्स हों, जो उसके एक्चुअल वैल्यू को डिफाइन करें। तो इस केस में आप पीसी कैसे निकालोगे, पीसी देखो कितना निकालोगे, दोनों कंपनीज की नेट एसेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व टेक ओवर करने पे जो वैल्यू आती है ना, नेट एसेट्स माइनस रिजर्व कर दे जो वैल्यू आती है, ये तो दोनों कंपनी की नेट वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बस इतना अमाउंट हमें उन्हें पे कर देना चाहिए, तो बस यही आपका टोटल पीसी होगा। तो नेट एसेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व टेक ओवर कर ले तो वही आपका टोटल पीसी होगा। इसको आपको दोनों कंपनीज का निकाल लिया, टोटल पीसी कर लिया, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों कंपनीज में। देखो चाहते तो आप दोनों कंपनीज का अलग निकाल के उसी को मान लेते दोनों कंपनीज का पीसी, पर आईसीआई अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, पहले उनको टोटल करता है फिर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करता है उनके नेट एसेट्स के रेशियो में, विदाउट रिजर्व टेक ओवर, विदाउट रिजर्व्स को टेक ओवर करे जो नेट एसेट है उसके रेशियो में बांटता है आईसीआई। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में आईसीआई ने किया हुआ है इस वजह से। मर्जर इन नेचर ऑफ बिजनेस एक्विजिशन भी हो सकता है, ए लिमिटेड का ओनर था मिस्टर ए, बी का ओनर था मिस्टर बी, और ए बी लिमिटेड नई कंपनी बनी, इसका ओनर है मिस्टर एक्स, यानी किसी अलग ही पर्सन ने खरीदा है, तो ये बिजनेस एक्विजिशन वाला मेथड लगेगा पूरा का पूरा। इसके बाद मर्जर रिवर्स एक्विजिशन के नेचर का भी हो सकता है, जिसका एक एबीएक्स लिमिटेड वाला स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, वो पहले आ चुका तो ज़्यादा काम का नहीं है, बट फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार आप देख लो। ए लिमिटेड का ओनर है मिस्टर ए, बी लिमिटेड का ओनर है मिस्टर बी, जो मर्ज हुई है एंटिटी ए बी लिमिटेड नई कंपनी जो बनी है उसका ओनर कौन है, मिस्टर बी, यानी जो एक्वायरी था ना, एक्वायरी का जो ओनर था वही इसका ओनर है, यानी जो लीगल एक्वायरी था वो अकाउंटिंग एक्वायरर बन गया, यानी बी लिमिटेड है अकाउंटिंग एक्वायरर, ए लिमिटेड ए बी लिमिटेड सब अकाउंटिंग एक्वायरर बन चुके हैं, हमारे लिए बी लिमिटेड अकाउंटिंग एक्वायरर है। ठीक है, मतलब अब आपको बी लिमिटेड को एक्वायरर मानते हुए अकाउंटिंग करनी है, वही रिवर्स एक्विजिशन वाली। इस केस में भी अगर क्वेश्चन में एक्चुअल लीगल पीसी नहीं बता रखा कि ए बी लिमिटेड लीगली कितना पीसी पे करेगा दोनों को, एक्चुअल लीगल वाला वो आपको चाहिए होता है ना, परसेंटेज ऑफ स्टेक निकालने के लिए, परसेंटेज ऑफ स्टेक के लिए चाहिए होता है वो आपको कि स्टेक किसका कितना होगा, उसी को आप बाद में काम में लेते हो डीम्ड पीसी के लिए, इसलिए आपको एक्चुअल लीगल पीसी चाहिए होता है। अगर वो क्वेश्चन में गिवन ये लिखा हुआ है कि रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे डिस्चार्ज करने के लिए क्लेम्स, तो उस केस में आप एक्चुअल लीगल पीसी किसके बराबर मान लोगे, दोनों कंपनीज की फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस दे रखी होगी, दोनों कंपनीज की फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस क्वेश्चन में दे रखी होगी, उसके बराबर आप मान लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए डीमर्जर की अकाउंटिंग। डीमर्जर मान लीजिए कंपनी अलग अलग डिवीजन में काम करती है, एक डिवीजन को उठा के किसी और कंपनी को बेच रही है, जैसे ए लिमिटेड का एक लैपटॉप के डिवीजन में काम कर रही थी, एक मोबाइल डिवीजन, यदि मोबाइल डिवीजन उठा के एक नई कंपनी मोबाइल लिमिटेड को बेच दिया तो ये हो रहा है डीमर्जर। तो अपन क्या है, डीमर्ज कंपनी, ए लिमिटेड है डीमर्ज यानी अक्वायरी बिक रही है, इसका डिवीजन बिक रहा है, और मोबाइल लिमिटेड क्या है, अक्वायरर, इसे हम बोलेंगे रिजल्टिंग कंपनी। अब देखिए यहाँ पे ए लिमिटेड का ओनर था मिस्टर ए और मोबाइल का ओनर भी है मिस्टर ए, तो ये डीमर्जर किस नेचर में है, कॉमन कंट्रोल के नेचर में, तो यानी एक्वायरर यानी रिजल्टिंग कंपनी सेम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाएगी डिट्टो। बस एक एक्सेप्शन ध्यान रखना, डीमर्ज में कभी भी रिजर्व्स को टेक ओवर नहीं करेंगे, कॉमन कंट्रोल में भी रिजर्व्स को टेक ओवर मत कर लेना, क्योंकि रिजर्व्स पूरी कंपनी के होते हैं लिमिटेड, हम केवल उसका एक डिवीजन उठा रहे हैं, पूरी कंपनी नहीं ले रहे, इसलिए रिजर्व टेक ओवर नहीं होते। ठीक है, अब वही अकाउंटिंग हो जाएगी, बस इस केस में डीमर्जर के केस में सेलिंग कंपनी की बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी वो भी बता रखी है, बाकी इंडिया से उसकी बात नहीं करता क्योंकि वो कंपनी बंद हो जाती है एक तरीके से। तो सेलिंग कंपनी की बुक्स में क्या अकाउंटिंग होगी डीमर्जर के केस में दे रखी है, क्वेश्चन में पूछता भी है, वो देखो लाइबिलिटीज कैरिंग अमाउंट पे खत्म, असेट्स कैरिंग अमाउंट पे खत्म, डिफरेंस इन एंट्री गेन या लॉस जो कि कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब देखिए डीमर्जर का बिजनेस का एक्विजिशन के नेचर में, जैसे ए लिमिटेड का ओनर था मिस्टर है और मोबाइल लिमिटेड का कोई अलग ही पर्सन है, तो बिजनेस एक्विजिशन कॉम्बिनेशन वाली जो नॉर्मल अकाउंटिंग है वो लगा लोगे आप, जो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी। इसके बाद देखो एक और टॉपिक है इसके अंदर, अकाउंटिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ सम इंटरेस्ट स्टेक इन जॉइंट ऑपरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो, इसका एक क्वेश्चन अपने पास जो मैं अभी आपको करवा भी दूंगा, और ये अभी तक आया नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए एक जॉइंट ऑपरेशन है, एक जॉइंट ऑपरेशन किया हुआ है XYZ, 3 कंपनीज हैं जो उस जॉइंट ऑपरेशन को चलाते हैं।
मान लीजिए जो जेड कंपनी है वो उस ऑपरेशन का अपना स्टेक बेचना चाहती है, तो उस जॉइंट ऑपरेशन का कुछ स्टेक मान लीजिए एक्स कंपनी खरीद रही है जेड से, मान लीजिए जेड का मैं 33.33% स्टेक खरीद रहा हूँ, तो अब आप इसे ऐसा नहीं बोलोगे 33% खरीद रहे तो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम जॉइंट ऑपरेशन वाली एक कंपनी से उस जॉइंट ऑपरेशन में से उसका स्टेक खरीद रहे हैं, चाहे फिर वो कितना ही खरीदे, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग लगेगी। तो एक्स लिमिटेड जो जेड का 33% खरीदेगी ना, उस 33% के लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग लगाएगी। तो यहाँ पे जब नेट एसेट टेक ओवर करेंगे तो ओनली 33% करेंगे। क्वेश्चन से मैं आपको करवा दूंगा, उसी से समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कंसंट्रेशन टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आया तो इसमें से ही आएगा इस इंडेक्स के अंदर। कंसंट्रेशन टेस्ट से हम पता करते हैं कि जो हम सामने वाले की एसेट नेट एसेट्स ले रहे हैं तो क्या हम उसकी एसेट एक्विजिशन कर रहे हैं कि बिजनेस एक्विजिशन। अगर ये टेस्ट मीट हो जाएगा तो हम बोल देंगे एसेट एक्विजिशन है, टेस्ट मीट नहीं होता तो हम इंडेक्स 103 के अकॉर्डिंग बिजनेस के डेफिनेशन को फर्दर एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि बिजनेस एक्विजिशन है कि एसेट एक्विजिशन है। टेस्ट मीट हुआ तो एसेट एक्विजिशन। अब टेस्ट मीट कैसे होगा, टेस्ट मीट करने के लिए 3 स्टेप्स है, वो देख लो। पहले स्टेप, आपको फेयर वैल्यू ऑफ ग्रोस एसेट एक्वायर्ड पता करनी पड़ेगी। ये किसके बराबर होगी, फेयर वैल्यू ऑफ पीसी ले लेना। प्रीवियसली हेल्ड अगर कोई इंटरेस्ट था वो भी ऐड हो जाएगा क्योंकि वो पीसी का ही पार्ट होता है। इसके अलावा कोई एमसीआई है, बाहरी लोग हैं, उनकी फेयर वैल्यू भी ऐड कर देना। और इसके अलावा कोई सामने वाले की जो लाइबिलिटीज हम टेक ओवर करेंगे वो भी ऐड कर देना। मतलब हम देखना चाहते हैं अगर हम केवल उसकी असेट्स लेते तो कितना पैसा देते, हम पीसी तो देते ही, साथ में पहले जो पीसी दिया हुआ है प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट वो भी जाता, और एमसीआई वाले लोगों को भी एक बार हटा दो क्योंकि वो लोगों का पैसा भी हम ही देते ना, तो फेयर वैल्यू ऑफ एमसीआई भी ऐड किया। और केवल हम असेट्स खरीदते तो लाइबिलिटीज नहीं खरीदते, तो लाइबिलिटीज खरीदने की वजह से हमारा पीसी कम हो जाता है, तो इसलिए फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज को आपको ऐड करना पड़ता है जो टेक ओवर करते हो। अदर देन डीटीएल, डीटीएल फालतू लाइबिलिटी है जो कैलकुलेट करके आती है, ठीक है, इसको आपको इग्नोर करना है, इसको एड बैक नहीं करना। फिर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लेस कर लेना, क्योंकि एक ऐसी एसेट है जो कि खरीदने वाली नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, तो इसको लेस कर लो। और डीटीए फालतू असेट है इसलिए इसको लेस कर लेना। ये आ जाएगी फेयर वैल्यू ऑफ ग्रोस असेट एक्वायर्ड। ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत से स्टूडेंट पूछते रहते हैं कैलकुलेट कैसे हुआ क्वेश्चन में, ऐसे कैलकुलेट हुआ। स्टेप 2, एक सिंगल असेट आप पता कर लो क्वेश्चन में देख के जिसकी फेयर वैल्यू सबसे ज़्यादा है, उस असेट को आप सिंगल असेट टेक ओवर उठा लोगे। और थर्ड स्टेप में आप परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ले लोगे, सिंगल असेट का अमाउंट, स्टेप 2 का अमाउंट, और स्टेप 1 का अमाउंट डिनोमिनेटर में, फेयर वैल्यू ऑफ ग्रोस असेट एक्वायर्ड। अगर ये सब्सटेंशियल आता है, सब्सटेंशियल मतलब मेरे जजमेंट में कंपनी में क्वेश्चन में बोलेगा 90% को सब्सटेंशियल मानती है, यानी ये 90% या उससे ज़्यादा आता है, यानी कंसंट्रेशन टेस्ट मीट हो चुका है, ये असेट एक्विजिशन है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, जो हमने पैसा दिया ना वो मोस्टली सिंगल असेट के लिए ही दिया हुआ है, यानी हमने असेट खरीदी है, बिजनेस नहीं खरीदा। इसी के साथ इंडिया 103 मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया सारे कंसेप्ट। अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ और उनको मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। डीटीएल ऐड नहीं करना है पर डीटीएल माइनस करना है, एक क्वेरी है दिव्या जी की। डीटीएल का कुछ भी नहीं करना है, आपको लाइबिलिटीज़ ऐड करनी है। तो डीटीएल एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसको ऐड नहीं करना, उसका मतलब ये है आप कुछ लाइबिलिटीज़ हटा नहीं रहे हो, लाइबिलिटी में से कुछ हटा नहीं रहे हो कि डीटीएल को आपको इग्नोर करना है और बाकी लाइबिलिटी डीटीएल को माइनस करना है, ऐसा नहीं है। आप लाइबिलिटीज़ ऐड करो, उसमें लाइबिलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं है, तो लाइबिलिटीज़ ऐड कर रहे हो तो सारी लाइबिलिटीज़ ऐड कर देना डीटीएल के अलावा, डीटीएल को छोड़ देना, इग्नोर करना है, उसका मतलब ये है। माइनस करना होता तो मैं अलग से लिखवाता कि डिटेल को माइनस करना है। तो आप मीनिंग समझो, जो इंटरप्रिटेशन है वो देखो क्या है, उसका क्या निकल रहा है। देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन में मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था लाइसेंस वाला, जिसको एग्जांपल से सॉल्व करवा दिया था, सेम था, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट के अंदर है, ये देख लेना, छोटा क्वेश्चन आया तो। इसके अलावा आप एक ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये भी आया बहुत टाइम हो गया और ये आता रहता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर वही 4-6 नंबर का क्वेश्चन आया तो वो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने कंपनी खरीदी है
और पीसी मैंने दिया 35 करोड़, उसकी नेट एसेट टेक ओवर करिए 15 करोड़ की, लेकिन नेट एसेट में ये तीन चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। तो 35 करोड़ की पीसी दिया है, नेट एसेट टेक ओवर 15 करोड़, पूरा 100% स्टेक लिया, कोई एनसीआई नहीं है। आपको बोला गया है कि गुडविल या बार्गेन गेन ऑन बार्गेन परचेज निकालो, तो पीसी प्लस एनसीआई कुछ है नहीं, तो माइनस नेट एसेट करेंगे। तो 35 करोड़ में से नेट एसेट माइनस करनी है, नहीं 35 करोड़ 15 करोड़ की नेट एसेट, तो ये माइनस हो गई एज इट इज़। इसके अलावा तीन इसके अंदर 15 करोड़ में इंक्लूडेड नहीं है, तो इनको देख लेते हैं इंक्लूड करना नहीं करना। ये पेटेंट ओन्ड बाई एबीआर लिमिटेड, एबीआर है सामने वाली कंपनी जिसको मैं खरीद रहा हूँ। उसके बाद एक पेटेंट है जिसकी यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स है, और कंसल्टेंट जो था हमारा उसने बताया इस पेटेंट की जो फेयर वैल्यू है ना वो 10 करोड़ रुपीज़ है। क्लिनिकल ट्रायल्स का अगर आउटकम आ गया और वो सक्सेसफुल निकल गए तो इसकी फेयर वैल्यू 15 करोड़ भी हो सकती है। आज के दिन फेयर वैल्यू क्या है 10 करोड़। मैंने बोला था कोई ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो उसकी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है वो भी हम टेक ओवर करके रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे आज के दिन की, जो कि क्या है 10 करोड़, तो इसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे, यानी नेट एसेट टेक ओवर में आएगी तो ये भी लेस होगी। इसके बाद देखो सामने वाली कंपनी ने एक ड्रग पेटेंट करवाया है नया, और उसको डेवलप करने की कॉस्ट आई है 12 करोड़, और वैल्यूअर ने उसकी मार्केट वैल्यू एस्टिमेट करी है आज के दिन 20 करोड़, तो इसकी भी फेयर वैल्यू दे रखी है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है, तो ये भी हम टेक ओवर कर लेंगे। तो 20 करोड़ ये हटा दिया हमने, नेट एसेट टेक ओवर हटाते हैं ना गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। इसके अलावा हमें गवर्नमेंट से एक लाइसेंस मिला है, और उस लाइसेंस की फेयर वैल्यू है 10 करोड़। गवर्नमेंट से एक लाइसेंस मिला है जिसकी फेयर वैल्यू है 10 करोड़, तो ये भी हम टेक ओवर कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज, ये कैलकुलेट कर लो यार। 20 रुपीज़ का नेगेटिव गेन ऑन बार्गेन परचेज है, नेगेटिव आ रहा है तो गेन ऑन बार्गेन परचेज, यही सॉल्यूशन है, सिंपल सा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहीं पे बता दिया। ठीक है, कुछ था नहीं इसमें स्पेशल, पर अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है वो। देखिए अब आगे आइए आप, इसमें स्टेप अप एक्विजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन। स्टेप अप एक्विजिशन इस बार इंपॉर्टेंट है, स्टेप अप एक्विजिशन बहुत टाइम से नहीं आया है, तो स्टेप अप एक्विजिशन का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ ये वाला टॉपिक भी आपका स्टेप अप एक्विजिशन का है, तो स्टेप अप एक्विजिशन आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टेप अप एक्विजिशन के क्वेश्चन देख लेना, एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये सिंपल सा है, ये नोट से ही हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रहा, ये आप खुद से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन 25 May 23 एडिशन से खोल रखा है मैंने, आप बाकी क्वेश्चन का नाम देख लेना जिसके बाद दूसरा एडिशन हो। तो क्वेश्चन 26 देखिए अब आप लोग, क्वेश्चन 26 में आपको बता देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो आप स्टेप अप एक्विजिशन में, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने 1 अप्रैल को PQR लिमिटेड ने 30% शेयर से XYZ के 8000 करोड़ में है, तो अभी मेरी एसोसिएट बनी है, ये बिजनेस एक्विजिशन नहीं हुआ है। 31 मार्च 2002 को अपन ने क्या एसोसिएट बनी, तो ईयर एंड पे अपन क्या करते हैं, इंडिया 28 में देखोगे आप, उसके प्रॉफिट और लॉस का और OCI का शेयर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस में अपना शेयर इतना बनता था, एक्सचेंज डिफरेंस यानी FCTR इन OCI में इतना शेयर बनता था, और इवैल्यूएशन रिजर्व PP में अपना इतना शेयर बनता था, जो अपन ने रिकॉर्ड कर लिया। कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट का फिर क्या हो गया, 8000 में खरीदा था और इनका शेयर रिकॉर्ड करने के बाद 8850 हो गया। ये सब इंडिया 28 की कैलकुलेशन है जो क्वेश्चन में इन्होंने करके दे रखी है। 1 अप्रैल 2002 को यानी नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में यानी अगले साल ही, PQR लिमिटेड ने रिमेनिंग 70% पे खरीद लिया मैंने 25,000 का कैश पे करके, 25,000 करोड़ का कैश पे करके। कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जिस दिन मैंने ये खरीदा है इसको 70% पे करके, तो ये मेरी एक्विजिशन डेट है, क्योंकि आज खरीदा गया है, आज 50% से ज़्यादा स्टेक आया, पहले 30% ही था। तो आज के दिन जो पुराना प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट था 30%, उसकी फेयर वैल्यू दे रखी है, और आज के दिन जो सामने वाली कंपनी है उसकी नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू दे रखी है। आप बताओ इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, और जनरल एंट्री पास करो, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं अपन। देखो वही स्टेप वाइज आपको प्रोसीजर करना है, बस स्टेप लिखते जाओ, आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप एक्वायरर पता कर लो, PQR है। स्टेप 2 डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन 50% से ज़्यादा कंट्रोल आया, यानी 1 अप्रैल 2002। इसके बाद थर्ड स्टेप आप PC पता करते हो, PC क्या होगा, जो आपने पे किया, कितना 25,000 करोड़ का ये पे किया, साथ में प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू आज के दिन की, जो कि है 9,000, ये PC होता है स्टेप अप एक्विजिशन में, ये ऐड किया मैंने। इसके बाद स्टेप 4 होता है नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू, तो नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू कितनी है, 30,000 डायरेक्टली दे रखी है, ये मैंने ले ली।
इसके बाद स्टेप 5 एनसीआई। देखो जो आपका स्टेप अप एक्विजिशन है इसमें आपका कोई एनसीआई इसमें बन नहीं रहा है क्योंकि आपने पूरा का पूरा खरीद लिया। यहाँ पे देखो 30% पहले था, 70% आप खरीद लिया तो कोई एनसीए बन नहीं रहा, तो एनसीए कुछ नहीं आएगा। स्टेप 6 जो गुडविल आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो, पीसी प्लस एनसीए माइनस नेट एसेट, पीसी माइनस नेट एसेट की एनसीए था नहीं, गुडविल आ गई। अब देखिए स्टेप 7 जनरल एंट्री पूछी है, अभी तक के सारा काम हो गया, अब जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री में क्या करोगे आप, सबसे पहले सामने वाले की नेट एसेट टेक ओवर करोगे, वो टेक ओवर कर ली फेयर वैल्यू पे 30,000, गुडविल अभी पता करी 4,000 की। इसके अलावा मैंने पीसी दिया 25,000 का, जो अभी कैश में पे किया था ना, ये पीसी दे दिया। अब इसके अलावा मैंने आपको कुछ और पॉइंट्स बताए थे, वो पॉइंट्स अब आप देखो। मैंने आपको बोला था स्टेप अप एक्विजिशन में एक तो आप प्रीवियसली हेल्ड इन्वेस्टमेंट का जो कैरिंग अमाउंट था उसे क्रेडिट करते हो, तो उसका कैरिंग अमाउंट आज के दिन कितना था 8850, वो आपने क्रेडिट कर दिया। पर सर पीसी में फेयर वैल्यू पे लिया था 9000 पे, तो जो फेयर वैल्यू है कैरिंग अमाउंट के बीच में 150 का गैप है, उसे आप इसी एंट्री में डाल दोगे। कितने 150 का जो गैप है वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, गेन को, क्योंकि 9000 फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो गेन पीएनएल में चला जाएगा 150 का। समझ में आया, एक एक्स्ट्रा काम ये करते हैं। इसके अलावा मैंने बोला था स्टेप अप एक्विजिशन में एक और एक्स्ट्रा काम करते हैं, सामने वाली अगर एसोसिएट रही थी हमारी तो उसके हमने शेयर लिए होंगे ओसीआई में, तो उनको रिक्लासीफाई करेंगे पीएनएल या रिटेन्ड अर्निंग में, क्योंकि अब वो मेरी एसोसिएट नहीं बची है, अब सब्सिडरी बन चुकी है। तो अब उसके जो शेयर ले रखे थे देखो मैंने, ओसीआई वाले देखना, पीएनएल वाला तो पीएनएल में उससे फर्क नहीं पड़ता, ओसीआई वाले रिक्लासीफाई करने होते हैं हमें। ओसीआई में एक तो एफसीटीआर पड़ा है 100 का, तो ये कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। और रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है ये 50 का, ये कहाँ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग में। तो एफसीटीआर 100 का डेबिट किया, रिवैल्यूएशन रिजर्व ओसीआई में 50 का पड़ा है वो डेबिट किया। एफसीटीआर को पीएनएल में क्लासीफाई कर दिया, और रिटेन्ड अर्निंग जो रिवैल्यूएशन सरप्लस था वो रिटेन्ड अर्निंग में होता है एज पर इंडिया 16, तो रिटेन्ड अर्निंग में क्लासीफाई कर दिया। समझ में आया आपको। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप देखो इतना इजीली अपन ने कर लिया, क्वेश्चन में से बस डेटा उठाया और स्टेप्स लगाए हैं। इसलिए चाहिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि स्टेप्स याद कर लो, नोट्स याद कर लो, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। आप स्टेप्स रट लोगे तो उस स्टेप में जो जो लिखा हुआ है वो आप करते जाओ, आपका फाइनल अमाउंट आना ही आना है, चाहे सेम क्वेश्चन आए चाहे नया क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन देख के आप डर जाते हो, बहुत से स्टूडेंट क्वेरी पूछते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम नहीं लगा, 2 मिनट लगी इसको, वरना ऐसे डायरेक्ट देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और जो भी मैंने कैलकुलेशन कराई है ना सारी इसमें मैच हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन इसमें। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेप अप एक्विजिशन का ही है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज तक आया नहीं है, ये कभी भी आ सकता है। ठीक है, ये आज तक आया नहीं है, अगर इनको बिजनेस कॉम्बिनेशन का बड़ा क्वेश्चन देना हुआ तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको बोल रहा हूँ इसको अच्छे से कर लो। तो इसको मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखो मैं एच लिमिटेड हूँ, सामने एस लिमिटेड है जिसको मैं खरीद रहा हूँ। तो एस लिमिटेड में मैंने 1 नवंबर 2006 को 15% शेयर लिए, तो कंट्रोल आया नहीं। 1 जनवरी 2007 को 45% और ले लिए, तो इस दिन मेरे पास कंट्रोल आ गया। तो ये है मेरी एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 2007। अब आपको 1 जनवरी 2007 की बैलेंस शीट दे रखी है एस लिमिटेड जिसको मैं खरीद रहा हूँ, उसकी कुछ असेट्स आ रही है उसकी बैलेंस शीट में, कुछ इक्विटी लाइबिलिटी सब आ रही है, इनका कैरिंग अमाउंट बता रखा है और एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू बता रखी है आपको। ठीक है, आपको फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रखी है सामने वाले की कंटिजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड एक्विजिशन डेट पे। एक किसी कस्टमर ने लॉ सूट फाइल कर रखा होगा 0.5 करोड़ की इस कंटिजेंट लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू, और ये लाइबिलिटी टैक्स डिडक्टिबल है। देखो ये इंडेक्स 12 में मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर टैक्स डिडक्टिबल है ये कंटिजेंट लाइबिलिटी तो इस पर डिटेल कैलकुलेट होगा, यानी टैक्स बेस इसका 0 माना जाएगा। इसके बाद इनकम टैक्स से डिमांड है हमारे ऊपर 2 करोड़ की, तो ये भी हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटी है, नॉट प्रोबेबल है। तो ये इनकम टैक्स डिमांड एक ऐसा आइटम है जो कभी भी टैक्स में अलाउ नहीं होगा खर्चे के रूप में, तो ये नॉट टैक्स डिडक्टिबल आइटम है, तो इस पर डिटेल कैलकुलेट नहीं होगा। तो इसका टैक्स बेस हम कैरिंग अमाउंट यानी 2 करोड़ के बराबर ही मान लेंगे। ये हमारा लॉजिक होता है इंडेक्स 12 का, वहाँ पे आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओनली 0.5 करोड़ की कंटिजेंट लाइबिलिटी पे डिटेल कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद सामने वाले ने मेरे को इंडेमनिफिकेशन असेट भी प्रॉमिस करी है 1 करोड़ की फेयर वैल्यू की, और ये इंडेमनिफिकेशन असेट टैक्सेबल नहीं है, यानी इसका कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर होगा, और इस पर भी डिटेल कैलकुलेट नहीं होगा। इसके बाद देखिए जो नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल आ रही है सामने वाले की बुक्स में, उसमें 4 करोड़ उसका कैरिंग अमाउंट 4 करोड़ रुपीज़ उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉन करंट हेल्ड फॉर सेल का देखो 4 करोड़ कैरिंग अमाउंट आ रहा है, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैंने बोला था नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल को आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लेना होता है, तो इसको इसी पे टेक ओवर कर लेंगे। बाकी असेट्स को फेयर वैल्यू पे करेंगे, लेकिन इसको इसी पे टेक ओवर कर लेंगे। इसके बाद देखिए मैं जो एडिशनल स्टेक परचेज कर रहा हूँ 1 जनवरी को जो 45% स्टेक परचेज करा है एक्विजिशन डेट को, मैं सेलिंग शेयर होल्डर्स ऑफ एस लिमिटेड को एक इक्विटी शेयर दूंगा अपना, उनके 2 शेयर्स के बदले, और मेरे एक शेयर की आज के दिन वैल्यू है 10,000 रुपये पर शेयर।
एक्वायरर की। इसके अलावा 1 जनवरी को मैं कुछ और एडिशनल कंसिडरेशन पे कर रहा हूँ, मैं उनको 50 करोड़ का कैश और पे कर रहा हूँ, ये भी मेरा पीसी है। इसके अलावा 31 मार्च 2009 यानी आज से लगभग 2 साल बाद मैं उनको 30 करोड़ रुपीज़ और पे करूँगा अगर आरओई सामने वाली कंपनी की 25% से ज़्यादा हो जाती है, यानी कंटिजेंट कंसिडरेशन है तो आपकी इसकी फेयर वैल्यू दे रखी होगी, वो पीसी का पार्ट बनेगी। तो एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ दिस ऑब्लिगेशन एज 1 जनवरी 2007 एंड 31 मार्च 2007 एज 22 एंड 23 करोड़ रेस्पेक्टिवली। इस कंटिजेंट कंसिडरेशन की 1 जनवरी एक्विजिशन डेट को फेयर वैल्यू इतनी है और फिर 3 महीने बाद बैलेंस शीट डेट आएगी, उस दिन फेयर वैल्यू इतनी हो जाएगी। ये जो कंटिजेंट कंसिडरेशन है कैश में पे होगा तो ये FVTPL पे दिखाना पड़ेगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसके बाद सामने वाली जो एस लिमिटेड कंपनी है उसके आपको शेयर्स की अलग अलग दिन की मार्केट प्राइस दे रखी है, क्या काम में आएगी कब आएगी मैं आपको सब बताऊंगा। ये सब बाद की कैलकुलेशंस हैं, अभी सॉल्व करने में काम में नहीं आएंगी, इन सबको बाद में डिस्कस करेंगे। आपको बता रखा है इनकम टैक्स की रेट 30% है। सबसे पहले आपको बोला गुडविल और बार्गेन गेन और बार्गेन परचेज निकालिए, इसके अंदर कुछ भी अगर है तो, और इसके लिए एनसीआई को आपको पीएसएनए मेथड से कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिकली बोल दिया पीएसएनए से, तो एनसीआई हम पीएसएनए से ही निकालेंगे। तो गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज वो स्टेप तक निकाल के आपको छोड़ना है, आगे नहीं करना है, ठीक है। तो यानी आप स्टेप नंबर 6 तक करोगे, आगे के स्टेप्स नहीं करने। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखिए सबसे पहले स्टेप एक्वायर एच लिमिटेड है, स्टेप डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जनवरी जिस दिन एडिशनल स्टेक खरीदा था। अब पीसी कैसे आएगा, पीसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। देखो यहीं पे मेहनत करनी है आपको। सामने वाले को मैं कितना पैसा दे रहा हूँ, सामने वाले को देखो यहाँ पे सबसे पहले बोला था मैं उसके 2 शेयर्स के बदले अपना 1 शेयर दूंगा, उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मेरे शेयर दूंगा तो मेरे शेयर की फेयर वैल्यू कितनी है 10,000 एक्वायरर के शेयर की। तो पहले उसके शेयर्स पता तो करें कितने शेयर्स हैं सामने वाले के। तो सामने वाले की बैलेंस शीट दे रखी है अपने को एक्विजिशन डेट की, उसकी शेयर कैपिटल में 12 करोड़ के शेयर्स आ रहे हैं 100 की फेस वैल्यू के, ठीक है। 12 करोड़ के शेयर्स आ रहे हैं 100 की फेस वैल्यू के। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो, 12 करोड़ डिवाइडेड बाई 100, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 12 लाख शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय आज के दिन में कितने शेयर्स खरीद रहा हूँ 45%। तो ये मेरे टोटल शेयर्स उसके मैं खरीद रहा हूँ, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि उसके 2 के बदले मैं अपना 1 दूंगा। तो इतने शेयर्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे फेयर वैल्यू से जो कि 10,000। तो ये आ गया 270 करोड़ का शेयर कैपिटल मैं इशू करके दे रहा हूँ पीसी में। दूसरा मैं उसको कैश भी पे कर रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ था पीसी में कितना कैश पे कर रहा हूँ 50 करोड़ का, तो ये भी ले लिया मैंने। इसके अलावा मैं कंटिजेंट कंसिडरेशन दूंगा जिसकी आज के दिन की फेयर वैल्यू है 22 करोड़, वो भी ऐड कर दिया। इसके अलावा देखो ये स्टेप अप एक्विजिशन है तो प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट था उसकी फेयर वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी। प्रीवियस मैंने इंटरेस्ट कितना ले रखा था इस कंपनी में 15%, उसकी वैल्यू कैसे आएगी। अब देखो प्रीवियस 15% शेयर्स कितने होते हैं पहले वो पता कर लो, यानी 12 करोड़ डिवाइडेड बाई 100, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 15%। तो 12 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ गए आपके 12 लाख शेयर्स, और इसका मैंने कर दिया 15%, इसका मैंने कर दिया 15%। तो इतने शेयर्स मैंने पहले एक्वायर करे थे, इनकी फेयर वैल्यू कितनी होगी, जो मैंने पहले शेयर सामने वाली कंपनी में लिए थे उनकी फेयर वैल्यू कितनी होगी। तो सामने वाली कंपनी की आज के दिन की फेयर वैल्यू देख लो, तो सामने वाली कंपनी की 3 दिन की फेयर वैल्यू देखनी है हमें, आज की चाहिए होती है एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू। तो बस केवल 1 जनवरी वाली फेयर वैल्यू काम की है 395, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया टोटल पीसी। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट था, ये हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप नेट एसेट्स में आ जाइए। नेट एसेट्स में इस क्वेश्चन में हमें डिटेल निकालना पड़ेगा क्योंकि इनकम टैक्स रेट गिवन है। इनकम टैक्स रेट गिवन नहीं हो तो डिटेल भूल जाना आप। अब डिटेल निकालना है तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कॉलम बना लो, पहले डिटेल कैलकुलेट करोगे, फिर नेट एसेट टेकन ओवर निकालेंगे। तो इसके लिए आप फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का कॉलम डाल दो जिस पे आप टेक ओवर कर रहे हो, क्योंकि वो हमारा कैरिंग अमाउंट बन जाएगा। उस सामने वाले की बुक्स का कैरिंग अमाउंट डाल दो, वो हमारा टैक्स बेस बन जाएगा। और उसके बाद फिर हम टेम्पोरेरी डिफरेंस निकाल के डिटेल कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो असेट लिखते जाओ आप, जितनी भी असेट है ना इसकी बैलेंस शीट में सब डेटा उठा लो। फेयर वैल्यू के कॉलम में तो ये डाल दो जो हम फेयर वैल्यू उठा रहे हैं। बस लास्ट वाले की ध्यान रखना, नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल। नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल में फेयर वैल्यू नहीं लेनी, ये लेंगे इस कॉलम में भी, ठीक है, क्योंकि हम इस पे टेक ओवर करते हैं। तो पीपी इंटेंजिबल असेट, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल में हमने 4 अमाउंट ही लिया। और इसके अलावा हमारी एक और असेट है इंडेमनिफिकेशन असेट, लिखा हुआ था नोट्स में 1 करोड़ की, वो भी हमने ले ली। अब इनका एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट ले लो बुक्स में। अब इंडेमनिफिकेशन असेट का एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट क्या लूँ, देखो ये बोला हुआ था नॉट टैक्सेबल, तो इसका कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस आप बराबर ले लोगे ताकि इस पर डिटेल ना पाए। ये इंडेक्स 12 का लॉजिक है, लॉजिक पे जाना है तो ठीक है, वरना नॉट टैक्सेबल लिखे तो उस पर आपको डिटेल नहीं कैलकुलेट करना, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस और फेयर वैल्यू बराबर कर देनी है। अब लेस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज टेक ओवर कर लो। लाइबिलिटी में जितना भी है सब कुछ फेयर वैल्यू पे ले लो, शेयर कैपिटल और रिजर्व छोड़ देना, ठीक है, सब कुछ हम टेक ओवर कर लेंगे।
और इधर कैरिंग अमाउंट डाल दिए। इसके बाद एक कंटीजेंट लाइबिलिटी भी थी, एक 2 करोड़ की और एक 0.5 की, तो लिख दी हमने, पूरी टेक ओवर होगी। लेकिन हमारा ओनली 0.5 करोड़ की पे ही डिटेल बनेगा क्योंकि टैक्स डिडक्टिबल थी। इनकम टैक्स डिमांड टैक्स डिडक्टिबल नहीं होती, तो इस 2 करोड़ पे नहीं बनेगा, तो 2 करोड़ का टैक्स बेस डाल दो क्योंकि इस पर डिटेल नहीं बनाना। तो ये आ गई नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू टेक ओवर, ये इनका टैक्स बेस। दोनों का अगर आप डिफरेंस करोगे तो टेम्पोरेरी डिफरेंस, तो फेयर वैल्यू ज़्यादा है और एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कम है, तो डीटीएल बनेगा। तो डिफरेंस को आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो, डीटीएल का अमाउंट आ गया। अब नेट एसेट टेक ओवर निकालो। टोटल नेट एसेट टेक ओवर का फेयर वैल्यू तो ये थी अपने पास, बट डीटीएल और लेस कर दो इसमें, डीटीएल लाइबिलिटी है इसलिए लेस हो रही है, तो ये लेस कर दिया, तो ये आगे नेट एसेट टेक ओवर, सिंपल है। अब आगे देखिए स्टेप 5, एनसीआई निकालना है। पीएसएनए मेथड से क्वेश्चन में लिखा है, तो नेट एसेट टेक ओवर अभी निकाली 40%, हमारे पास कितना स्टेक हो गया 15 + 45 60, तो एनसीआई कितना हुआ 40, आ गया एनसीआई। अब देखिए गुडविल, गुडविल कैसे आएगी, पीसी प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट टेक ओवर, गुडविल आ गई, पार्ट कंप्लीट। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेप्स फॉलो करो तो सब सिंपल है लॉजिकली, चलो, और स्टेप्स जो मैं देता हूँ वो फॉलो करो तो आप। इसलिए मैं सबसे पहले हमेशा बोलता हूँ कैटेगरी है चैप्टर से इजी कुछ नहीं है फॉर में। अब बी वाला पॉइंट देखो, आपको बोला एनसीआई गुडविल इन सब में क्या फ़र्क पड़ेगा, सब्सिक्वेंट टू चेंजेस ऑन 31 मार्च 2007 उसकी जनरल एंट्री पास करो, तो उसके लिए आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखो 31 मार्च 2007 को हमें पता चला कुछ कस्टमर रिलेशनशिप यानी कुछ ऐसी इंटेंजिबल असेट एग्जिस्ट करती थी 1 जनवरी को, एक्विजिशन डेट को, जो सामने वाले की बुक्स में नहीं थी, लेकिन हमें रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी, पर उसकी फेयर वैल्यू हमें पता नहीं थी। वो फेयर वैल्यू हमें कब पता चली, 31 मार्च 2007, 3 महीने बाद, बैलेंस शीट डेट के 3 महीने बाद पता चली 3.5 करोड़। ये रिफ्लेक्ट करिए फैक्ट और सर्कमस्टांसेस बैलेंस शीट डेट को, और विद इन 1 ईयर रिसीव हो गई, तो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा नेट एसेट के अंदर और एनसीआई में भी, क्योंकि पीएसएनए पर था। आपको इस पे डीटीएल का भी इफेक्ट डालना पड़ता है क्योंकि नेट एसेट के अंदर आ रही है, लेकिन आपको इसमें बोला हुआ है कि इस पे इनकम टैक्स का कोई इफेक्ट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आप इफेक्ट डालोगे। देखो आप कस्टमर रिलेशनशिप 3.5 करोड़ की बुक कर लोगे नेट एसेट, और एनसीआई अब आपका बढ़ेगा, नेट एसेट बढ़ी है तो 3.5 करोड़ पे वही 40% से बढ़ जाएगा, और डिफरेंस इन एंट्री आपका गुडविल जो आपने रिकॉर्ड करी थी उससे एडजस्ट होता है, ये मैंने आपको बता दिया था, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में और भी लिखा हुआ है 31 में होगा, उसके 2 महीने बाद ये जो कस्टमर रिलेशनशिप है ना, इनकी फेयर वैल्यू 4 करोड़ हो गई। अब ये जो फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है ये बाद में हुई है, इसका एक्विजिशन डेट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये है कोई आपका मेजरमेंट पीरियड के अंदर नहीं आएगा, जो हम बोलते हैं ना कि फैक्टर और सर्कमस्टांसेस को रिफ्लेक्ट करे। अब आपको नॉर्मल इंड एस 38 लगा के जो भी अकाउंटिंग होती है ना वो कर लो, इसमें आपका इंड एस 103 का कोई रोल नहीं है, तो आप इसे इग्नोर करोगे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट में पूछा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा कंटीजेंट कंसीडरेशन का 31 मार्च 2007, बैलेंस शीट डेट को कंटीजेंट कंसीडरेशन के साथ क्या करोगे। देखो कंटीजेंट कंसीडरेशन जो था ना मेरा, उसकी स्टार्टिंग में एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू थी 22 करोड़, और 31 मार्च को फेयर वैल्यू हो गई 23 करोड़, फेयर वैल्यू बढ़ गई है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी था एफवीटीपीएल पे, यानी फेयर वैल्यू बढ़ी तो पीएनएल में ले जाओगे 1 करोड़, लाइबिलिटी बढ़ाओगे, तो पीएनएल टू प्रोविजन फॉर कंटीजेंट कंसीडरेशन 1 करोड़, कंप्लीट। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज करवा दिया हर एक पार्ट के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका, कंप्लीट हो चुका है। आप इस क्वेश्चन में जो थ्योरी लिखी हुई है 3-4-5 लाइन अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, जो इंडिया में मैंने आपको कंसेप्ट समझाया हुआ है, पूरा इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी तक आया नहीं है ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 29 रिवर्स एक्विजिशन का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है क्योंकि इसको आए हुए भी बहुत टाइम हो गया। सेम मैंने एक एग्जांपल दिया था ना आपको समझाते वक्त रिवर्स एक्विजिशन, वही एग्जांपल है। ए लिमिटेड सामने वाले को उसके 1 शेयर के बदले 2.5 शेयर इशू कर रहा है। ए लिमिटेड जो खुद है उसकी बैलेंस शीट में तो 100 शेयर्स हैं और सामने वाले के 60 शेयर्स हैं, तो इशू करने के बाद उसके 150 हो जाएंगे, यानी उसका 60% आ जाएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से सॉल्व होगा, तो ये आप खुद से कर सकते हो। डीम्ड पीसी निकाल लोगे, वही 1600 का जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ना वही एग्जाम्पल वाला आएगा, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, आप सॉल्व कर लेना। फिर ये हो गया आपका रिवर्स एक्विजिशन। ये है AX BX लिमिटेड वाला मर्जर इन नेचर ऑफ रिवर्स एक्विजिशन, जिस क्वेश्चन में लगेगा वो क्वेश्चन है ये जो मैंने बोला था। तो पहला तो मर्जर को अंडर कॉमन कंट्रोल मान लो, और दूसरी असम्पशन थी मर्जर रिवर्स नेचर का होगा, जो एंटिटी BX है वो बड़ी एंटिटी है, यानी रिवर्स एक्विजिशन हो रहा है ABX से बड़ी है, जो खरीद रही है उससे भी बड़ी, तो रिवर्स एक्विजिशन है। इस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्चुअल लीगल पीसी पता करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, देखो लिखा हुआ है रिक्विजिट शेयर इशू करेंगे, तो जो फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस है दोनों कंपनीज की, जो लीगल अक्वायरी है वो उठा लोगे, वो हमारा हो जाएगा
एक्चुअल लीगल पीसी। देखो इस क्वेश्चन का इतना पार्ट दिखा देता हूँ, ज़्यादा काम का नहीं है ये क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा इसको अपन देख लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग अक्वायरर कौन हो गया हमारे लिए, BX हो चुका है। अब देखो एक्चुअल लीगल पीसी आप क्या उठाओगे, जो फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस है, जो नई कंपनी है मर्ज्ड एंटिटी, वो कितने शेयर्स इशू कर रही होगी वो देख लो। जो मर्ज कंपनी है उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ उसके शेयर की, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो, AX को इतना और BX को इतना। तो नई कंपनी में टोटल शेयर हो जाएंगे इन दोनों का टोटल, तो नई कंपनी में AX का इतना शेयर होगा और BX का कितना होगा पता चल सकता है। देखो BX का ज़्यादा आ रहा है, यहीं से भी वेरीफाई हो गया, अकाउंटिंग एक्वायरर BX है। स्टेप 2 में डेट ऑफ एक्विजिशन कोई काम का नहीं है ज़्यादा स्टेप। स्टेप 3 देखो डीम्ड पीसी। अब रिवर्स इक्वेशन का डीम्ड पीसी निकालना होता है। डीम्ड पीसी कैसे निकालोगे, डीम्ड पीसी के लिए एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ एक्चुअल शेयर्स ऑफ जो आपकी अकाउंटिंग एक्वायरर है वो देख लो। अकाउंटिंग एक्वायरर हमारी BX है, तो BX की शेयर कैपिटल बता रही है 7000 और एक शेयर की फेस वैल्यू है 10, तो इसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे 700, निकाल लिए हमने। ये एग्जिस्टिंग शेयर्स किसको रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, 56% को, तो 700 डिवाइड बाई 56% माइनस इसके खुद के शेयर 700 कर दो, तो पता चल जाएगा कि 550 शेयर्स आप इशू करते सामने वाले को। इसको कितने पे इशू करते हैं, अपनी फेयर वैल्यू पे, अकाउंटिंग एक्वायरर यानी BX लिमिटेड की फेयर वैल्यू। तो BX लिमिटेड की फेयर वैल्यू क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं थी, वो आप निकाल सकते थे। कैसे, BX लिमिटेड की हमें फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस मालूम है पूरे बिजनेस की, तो 14,000 पूरे बिजनेस की फेयर वैल्यू है, और इस कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं 700, तो एक शेयर की फेयर वैल्यू कितनी होगी ₹20। तो आपका डीम्ड पीसी होता 550 इंटू 20 यानी 11,000 का। इसमें से आप फेस वैल्यू जितना 550 इंटू 10 तो ले जाते हैं शेयर कैपिटल में, और बचा हुआ सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है, ये है, बाकी का तो पूरा प्रोसीजर सेम है। नेट एसेट्स आप अक्वायर करते हैं किसकी, BX तो अक्वायरर है, तो AX हो जाता अक्वायरी, AX की सारी नेट एसेट आप टेक ओवर कर लेते फेयर वैल्यू पर। NCI कुछ आएगा नहीं रिवर्स एक्विजिशन में, गुडविल आपका आ जाता, डीम्ड पीसी माइनस नेट एसेट्स। जनरल एंट्री क्वेश्चन में पूछी नहीं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना लेते, BX की एसेट्स लाइबिलिटीज एज इट इज कैरिंग अमाउंट पे, शेयर कैपिटल वगैरह सब कुछ, और AX की आप ये एंट्री का इफेक्ट दे देते जो हमने अभी किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन था इसलिए बता दिया, बाकी ज़्यादा काम का नहीं है। आगे चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 32 और 33 डीमर्जर के क्वेश्चन है, कोई सा भी एक देख सकते हो आप। मैं आपको क्वेश्चन 33 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, डीमर्जर को आए हुए बहुत ज़्यादा चांस हुए हैं, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन से बड़ा क्वेश्चन पूछना हुआ तो इससे पूछ सकते हैं ये, तो इसको आप कर लेना। देखो ये कंपनी है मैक्सी मिनी लिमिटेड, इसके 2 डिवीज़न है, इसमें से ये मिनी डिवीज़न एक नई कंपनी मिनी लिमिटेड को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मिनी लिमिटेड जो नई कंपनी बन रही है वो सारी एसेट्स लाइबिलिटीज वगैरह टेक ओवर करेगी, उसके बदले पीसी कितना देगी, 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स एट ₹10 फेस वैल्यू पे ही दे रही है पीसी। ये पीसी है मेंबर्स ऑफ मैक्सी मिनी लिमिटेड, इसके शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। पीसी हमेशा ध्यान रखना शेयर होल्डर्स के पास जाता है। इसके बाद देखिए आपको कुछ बता रखा है कि जनरल एंट्री आपको पास करनी है मैक्सी मिनी लिमिटेड की बुक्स में डीमर्जर के बाद, और मिनी लिमिटेड यानी डीमर्ज्ड कंपनी की बुक्स में भी, और अक्वायरर रिजल्टिंग कंपनी की बुक्स में भी आपको जनरल एंट्री पास करनी है डीमर्जर के बाद। और प्री मर्जर और पोस्ट डी मर्जर नेट एसेट वैल्यू क्या होगी दोनों कंपनीज की वो भी बतानी है, और शेयर होल्डर की वेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन अपन। 33 का सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले डीमर्ज्ड कंपनी की बुक्स में आपको जनरल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो डीमर्ज्ड कंपनी कौन है, मैक्सी मिनी लिमिटेड, तो ये क्या करेगी, मिनी डिवीजन को ट्रांसफर कर रही है, तो मिनी डिवीजन की लाइबिलिटीज खत्म कर लेगी कैरिंग अमाउंट पे। लाइबिलिटीज में एक लोन फंड ही आ रहा है इसका 100, वो खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये लोन फंड आ रहा है आपका 100 का। इसके अलावा और इधर भी लाइबिलिटीज है, देखो करंट लाइबिलिटी भी है 100 की, तो ये भी आप खत्म कर दोगे। फिर आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी आ रहा है 100 का, ये भी आपकी एक तरीके से लाइबिलिटी है, ये खत्म कर दोगे। अब आपकी असेट्स साइड में देख लो, असेट्स में एक तो पीपी आ रही है 300 की, ये आप खत्म करोगे। एक करंट असेट आ रही है 300 की, ये आप खत्म करोगे। डिफरेंस इन एंट्री कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग जो कि लॉस आ गया। अब मैक्सी मिनी लिमिटेड यानी डीमर्ज कंपनी की बैलेंस शीट क्या बनेगी आफ्टर डीमर्जर। आफ्टर डीमर्जर देखो क्या हो जाएगी, इसकी पीपी में बैलेंस कितना बचेगा, देखो ये वाली पीपी बचेगी, ये वाली तो चली गई, तो 100 की नेट पीपी बचेगी। 100 की नेट पीपी आ चुकी है आफ्टर डीमर्जर। करंट एसेट कितनी बचेगी, केवल ये वाली बचेगी 400, और करंट लाइबिलिटी भी ये बचेगी 100, तो 400 और करंट लाइबिलिटी बचेगी 100। लोन फंड इस डिवीजन में कुछ था ही नहीं, तो कुछ बचेगा ही नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल इस पूरी कंपनी की जो खुद की थी वो आएगी 50 की,
एज इट इज। इसके अलावा अदर इक्विटी पूरी कंपनी का था 650, वो आएगा, लेकिन 350 का 300 रुपये का हमें कैपिटल रिजर्व के नाम से लॉस भी हुआ था, वो भी लेस होगा इधर। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट आफ्टर डीमर्जर। अब नई कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी के बुक्स में भी सेम ऐसे होगा, पीपी एक्वायर करेगा रिजल्टिंग, पीपी देखो एक्वायर कौन सी करेगा। अब रिजल्टिंग की बुक्स में देखो जो डीमर्ज कंपनी थी उससे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पीपी अलग अलग दिखाया था, तो हमने वैसा किया था अलग अलग एंट्री में। अब यहाँ पे रिजल्टिंग कंपनी की बुक्स में हम डायरेक्टली पीपी 200 की बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप पीपी 300 की बुक करो, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 100 का दिखाओ। तो वही किया है, पीपी बुक कर ली 200 की, करंट एसेट 300 की ये उठा ली, करंट लाइबिलिटी 100 की उठा लो, लोन फंड 100 का उठा लो, ये आ गया एज इट इज। इसके अलावा अब हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं पीसी के रूप में, कितने 5 करोड़ इंटू 10 यानी 50 करोड़ की, डिफरेंस गेन आ गया 250 करोड़ का कैपिटल रिजर्व में। आपके मन में आ रहा होगा कि सर डीमर्ज कंपनी की बुक्स में जो शेयर कैपिटल उसने पे करी पीसी, वो इसको मिला क्यों नहीं। पीसी सेलिंग कंपनी को नहीं मिलता, उसके शेयर होल्डर्स को मिलता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो इसकी बुक्स में थोड़ी ना एंट्री होंगी, वो तो शेयर होल्डर घर लेके चले गए। ठीक है, बैलेंस शीट बना लो, पीपी ले ली, करंट एसेट का अमाउंट ले लिया, शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, लोन और करंट लाइबिलिटी। जो मैंने यहाँ पे ऐसा सॉल्व किया ऐसे ही करना है, कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। और बैलेंस शीट में मैंने कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, और इसमें भी आप पूरी शॉर्ट फॉर्म यूज में लो जैसे मैंने यूज में करी है, हमेशा ऐसा ही बोलता हूँ, और इसी से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सेकंड, फिर आपसे पूछा था नेट एसेट वैल्यू बताओ इक्विटी शेयर की प्री डीमर्जर और पोस्ट डीमर्जर दोनों कंपनीज की। तो मैक्सिमनी लिमिटेड की देखो प्री डीमर्जर नेट एसेट वैल्यू कितनी थी। प्री डीमर्जर बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, जो यहाँ पे भी मैंने बनाई थी सोल्यूशन में। देखो प्री डीमर्जर बैलेंस शीट में नेट एसेट वैल्यू यानी इक्विटी प्लस अदर इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी कितना था 700, और पोस्ट डीमर्जर कितना हो गया 400। ये तो होती है नेट एसेट। तो 700 डिवाइड बाय उसमें शेयर कितने थे, उसके 5 करोड़ शेयर थे कैपिटल में, और 400 करोड़ डीमर्जर के बाद भी 5 करोड़ शेयर ही रहे उसकी कैपिटल में, तो ये आ गई वैल्यू। अब देखो मिनी लिमिटेड जो नई कंपनी बनी वो प्री डीमर्जर तो एग्जिस्ट करती नहीं थी, पोस्ट डीमर्जर इसकी नेट एसेट कितनी हो गई 300 करोड़। इसके शेयर कैपिटल में कितने शेयर हैं 5 करोड़, इसने ये 5 करोड़ ही तो इशू करें, तो इसकी वैल्यू आ गई 60 करोड़। अब बताओ शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे कोई इंपैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि पहले जो कंपनी देखो टोटल 140 रुपये नेट एसेट वैल्यू पर शेयर लगती थी, अब उसको हमने डीमर्ज करके 2 कंपनी बना दी, तो दोनों कंपनी की नेट एसेट वैल्यू पर शेयर देख लो, एक की 80 है एक की 60, दोनों का टोटल कितना है 140, तो कोई इंपैक्ट नहीं आया। इसी के साथ ये डीमर्जर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये आप रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, ये भी अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने बोला था जॉइंट ऑपरेशन से हम स्टेक खरीदते हैं। देखो एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है AWM ब्लॉक के नाम से, AWM ब्लॉक के नाम से जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें कंपनी एक्स का 30%, वाई का इतना और जेड का इतना स्टेक है उस जॉइंट ऑपरेशन में। अब यहाँ पे फालतू सब ज्ञान दे रखा है, ज्ञान में क्या दे रखा है मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। कंपनी जेड जो है ना अपना जो स्टेक है उस जॉइंट ऑपरेशन में से बेच रही है, और उसका अप्रूवल कब मिला है गवर्नमेंट से, उसका अप्रूवल गवर्नमेंट से मिला है 30 जून को कि कंपनी जेड बेच सकती है। अब ये बेच किसको रही है, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। कंपनी एक्स तो 33.33% खरीद रहा है, इसके 10% का 33.33%, और कंपनी वाई इसके 10% स्टेक का 66.67% खरीद रही है। कंपनी एक्स इस 33.33% को खरीदने के लिए 1 लाख रुपीज़ का पीसी पे कर रही है। तो आपकी बुक आपसे कंपनी एक्स की बुक्स में ये अकाउंटिंग बताएगा। जॉइंट ऑपरेशन से आप किसी कंपनी के पास जॉइंट ऑपरेशन का स्टेक अगर वो खरीदते हो तो आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग लगानी होती है, स्टेक नहीं देखना फिर कितना खरीदा है। अब आपको कंपनी एक्स और कंपनी जेड की बैलेंस शीट दे रखी है 31 मई की और 30 जून की। आप बताओ कौन सी बैलेंस शीट काम की है, सिर्फ 30 जून की, क्योंकि हमारे लिए एक्विजिशन डेट 30 जून है। मैंने बोला था जिस दिन गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलेगा। 31 मई को भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक एग्रीमेंट हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। मैंने बोला था डेट ऑफ एक्विजिशन होती है गवर्नमेंट अप्रूवल की डेट। तो ये कॉलम आप काट भी लोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 30 जून वाला कॉलम आपके काम का है। अब देखिए कंपनी जेड की बैलेंस शीट में जो अमाउंट दे रखा है, ये मान के चलेंगे कि कंपनी जेड ने बस जो जॉइंट ऑपरेशन में स्टेक ले रखा था, उसके अलावा इसके पास कोई और बिजनेस नहीं था। तो ये पूरी जॉइंट ऑपरेशन की वो 10% को रिफ्लेक्ट करने वाली एसेट है ये सारी की सारी, ठीक है। तो इसका इन सभी एसेट्स लाइबिलिटीज का हम कितना स्टेक लेंगे 33.33%। मैं हूँ कंपनी एक्स। फेयर वैल्यू ऑफ पीपी और डेवलपमेंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये 2 एसेट की फेयर वैल्यू कंपनी जेड की बता रखी है आपको। ऑल अदर एसेट्स और लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट के बराबर मान लेना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को आप टेक ओवर नहीं करोगे, ऐसा लिखा हुआ है। टैक्स रेट 30% है, ये फालतू पॉइंट है। आपसे सबसे पहले पूछा क्या ये बिजनेस एक्विजिशन है, बिजनेस की डेफिनेशन लगा के आपको बताना होता है, थियोरिटिकल है, इसको इग्नोर करो। एक्विजिशन डेट मैंने आपको बता दी। थर्ड पॉइंट, ये काम का जनरल एंट्री पास करनी है।
कंपनी एक्स की बुक्स में, यही तो अक्वायरर है, यानी स्टेप नंबर 7 पे पहुंचना है तो पहले के 6 स्टेप भी करने पड़ेंगे, पूरी अकाउंटिंग होगी आपकी, और लास्ट में फिर स्टेप 8 भी पास करना है, ड्राफ्ट बैलेंस शीट बनानी है कंपनी एक्स की जेड को परचेस करने के बाद। देखिए इसका सॉल्यूशन, कंपनी एक्स एक्वायरर है, 33.33% लेंगे कंपनी जेड का, डेट ऑफ एक्विजिशन मालूम है, पीसी मालूम है, 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप है नेट एसेट टेकन ओवर का, टैक्स रेट दे रखी है तो डीटीएल भी आएगा। बस अब यहाँ पे ध्यान से आपको करना है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट टेक ओवर करते हैं जो कि हमारे लिए कैरिंग अमाउंट बनेगा, और सामने वाले की बुक्स में जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है वो टैक्स बेस का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप नेट एसेट टेक ओवर करोगे ना, वो सब भी आप 33.33% ही करोगे, क्योंकि हम उसकी 33.33% असेट खरीद रहे हैं, ना कि उसमें कंट्रोल ले रहे हैं। इतना हम कंट्रोल नहीं ले रहे, डायरेक्ट उसकी नेट असेट टेक ओवर कर रहे हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन करने के 2 तरीके होते हैं, या तो उसमें स्टेक ले लो या फिर उसकी नेट असेट्स ही खरीद लो। अब की बार हम डायरेक्ट इतनी नेट असेट्स परचेस करके बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ बिजनेस कॉम्बिनेशन नेट असेट परचेस करके किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। ये नेट असेट परचेज वाला बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है, जॉइंट ऑपरेशन से अगर आप कुछ खरीदते हो, उससे कुछ खरीदते हो तो डायरेक्ट 33.33% करना पड़ेगा। तो देखो फेयर वैल्यू तो केवल 2 असेट की दे रखी है, पीपी और डेवलपमेंट CWIP। पीपी की है 5 लाख, डेवलपमेंट CWIP की है 2 लाख। तो पीपी और डेवलपमेंट CWIP 5 लाख का 33.33% करना कैलकुलेटर पे, ये अमाउंट आएगा, और 2 लाख का 33.33% करोगे, ये अमाउंट आएगा। अब इनका कैरिंग अमाउंट लेना है, कैरिंग अमाउंट देखो जेड की बुक्स में, देखो 30 जून में जेड की बुक्स में आ गए, 30 जून पे आ गए। पीपी का कैरिंग अमाउंट कितना है, 3 लाख, इसका 33.33% करना है इसका भी, क्योंकि डीटीएल के लिए ये भी चाहिए, तो ये अमाउंट आएगा। डेवलपमेंट CWIP का कैरिंग अमाउंट कितना है, ये, इसका 33.33% ये आएगा। इसके अलावा इसकी बुक में ROU एसेट है, बाकी जितनी एसेट लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू के बराबर है। ये इस वजह से कर रखा है क्योंकि इस क्वेश्चन में बाकी सब देता ना बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती। तो 20,000 इसका 33.33% कैरिंग अमाउंट में भी डाल देना और फेयर वैल्यू में भी डाल देना। ऐसे बाकी सब एसेट्स का करते जाना 33.33%। बस एक चीज़ छोड़ देना, इसमें हम कैश नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैश को हम टेक ओवर नहीं कर रहे हैं, क्लियर मेंशन किया हुआ है। आप अगर देखोगे यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कैश इज नॉट टू बी एक्वायर्ड, क्योंकि हम नेट एसेट टेकन ओवर वाला एक्विजिशन कर रहे हैं, स्टेक नहीं ले रहे हैं, नेट एसेट ले रहे हैं उसकी डायरेक्ट। ऐसे लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर रिजर्व्स, इनको छोड़ के आप जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं इनका 33.33% कर दोगे, दोनों साइड में सेम आ जाएगा। फिर नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू मिल गई, टैक्स बेस मिल गया, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, डीटीएल बनेगा, डिफरेंस टेम्पोररी डिफरेंस इतना है इन दोनों का, तो 30% से इतना डीटीएल बनेगा। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट टेकन ओवर ये है, इसमें से ये डीटीएल माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, नेट एसेट टेकन ओवर स्टेप 4 की। बस अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, स्टेप 5 में एनसीआई नहीं आएगा। देखो जब भी आप किसी की नेट एसेट टेकन ओवर करके बिजनेस एक्विजिशन करते हो तो एनसीआई का मतलब ही नहीं रहा। एनसीआई तो जब आता है जब आप उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, ये मैंने आपको डिटेल लॉजिक वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो एनसीआई कुछ आएगा नहीं। स्टेप 6 गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज। देखो पीसी कितना दिया हमने, 1 लाख, नेट एसेट टेकन ओवर अभी निकाली थी, ये ज़्यादा है यानी गेन ऑन बार्गेन परचेज आया है। बस अब जनरल एंट्री पास कर दो, जो असेट टेक ओवर करी, जो लाइबिलिटी टेक ओवर करी, जो पीसी दिया हमने और जो कैपिटल रिजर्व आया। इसी के साथ क्वेश्चन का ये पार्ट कंप्लीट है। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा था बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट में हम XYZ जो एक्स लिमिटेड कंपनी है, कंपनी एक्स है, 30 जून को अपनी एसेट लाइबिलिटी सबका अमाउंट तो एज इट इज ले लेगी, और कंपनी जेड की जो जनरल एंट्री हमने पास करी टेक ओवर करने का, उसका इफेक्ट दे देगी। बस आपको बनानी आती है। इस क्वेश्चन में स्पेशल पॉइंट यही था 33.33% वाला, जो मैंने आपको समझा दिया। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुका है। ये क्वेश्चन देख के बहुत टफ लगता है, आधी जनता छोड़ के जाती है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, लेकिन कुछ था ही नहीं इसके अंदर। वही है कि आप कंसेप्चुअली पढ़ो चीज़ों को, कोई दिक्कत आएगी नहीं कभी। क्वेश्चन 35 देखिए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कंसंट्रेशन टेस्ट वाला का छोटा क्वेश्चन आया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं मैंने इसमें। तो हमने 20% इंटरेस्ट लिया है एंटिटी बी में, फिर बाद में हमने 50% स्टेक और लिया 300 करोड़ पे करके, तो स्टेप अप एक्विजिशन है। आपको असेट और लाइबिलिटी जो आपने टेक ओवर करी है उनकी फेयर वैल्यू दे रखी है, बिल्डिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, डीटीएल। एंटिटी बी सामने वाली कंपनी की फेयर वैल्यू और एनसीआई की फेयर वैल्यू आपको दे रखी है। प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू भी बता रखी है, जो मैंने पहला 20% ले रखा था उसकी फेयर वैल्यू भी दे रखी है। आपको बताना है असेट एक्विजिशन है या कंसंट्रेशन टेस्ट के अकॉर्डिंग, वो आपको चेक करना है। 90% और मोर को आप सब्सटेंशियल मानोगे। सॉल्यूशन देख लो इसका, सिंपल सा। पीसी ले लो 300 करोड़, प्रीवियसली हेल्ड इंटरेस्ट की फेयर वैल्यू, एनसीआई की फेयर वैल्यू दे रखी है, लाइबिलिटीज़ की फेयर वैल्यू अदर देन डीटीएल। अदर देन डीटीएल एक ही लाइबिलिटी 800 करोड़, बस केवल इसको ऐड कर दो तो आपकी आ गई
ये अमाउंट। अब इसमें से आप कोई कैश है वो लेस कर दो, 200 करोड़। डीटीए होता तो वो लेस करते, डीटीए है नहीं तो कैश लेस कर दिए, ये आ गई फेयर वैल्यू ऑफ ग्रॉस एसेट एक्वायर्ड। स्टेप 2 में कोई ऐसी एसेट ढूंढ लो जो सबसे ज़्यादा हायर अमाउंट की है। सबसे ज़्यादा हायर अमाउंट की बिल्डिंग है जो हमने टेक ओवर करी है 1000 करोड़ की। बस अब स्टेप 3 में 1000 करोड़ डिवाइड बाई ये जो अमाउंट निकाला था यार 90.91 यानी 91%। हम 90% या उससे ज़्यादा को सब्सटेंशियल मान ले रहे हैं, यानी ये हमारा असेट एक्विजिशन है। क्वेश्चन कंप्लीट। इसी के साथ इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया है और साथ में क्वेश्चन भी रिवाइज करा दिए हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।